खाया, ये जो भी है इसमें बहुत सारा फैट भर भर के फैट रहता है यहाँ पे। जैसे पिज्जा तुम खाओगे तो अगर अभी तुमने खाया, भूख सीधे शाम को लगेगी, पेट ऐसा लगेगा कि जैसे फूल फूल गया है, पेट ऐसा लगेगा कि फूल गया है। कभी फील किया है कि नहीं? ऐसा होता है। या बर्गर खाया होगा या चाउमीन खाया, पेट लगेगा फूल फूल गया है, तुमको भूख ही नहीं लगेगी। ऐसा क्यों है? अब ऐसा क्यों होता है? देखो तुमने तो क्या खाया, फैट खाया। अब भाई इसको पचाएगा, पहले स्टमक खाली होगा तब ना तुम दोबारा खाओगे। स्टमक क्या कर रहा है, इसी को पचाने में एकदम 6 से 8 घंटा परेशान हो गया स्टमक, इसी को पचाने में पसीने छूट गए हैं। किसके? स्टमक के। स्टमक सोच रहा है क्या खा लिया, इसी को नहीं पचा पाना, 6 से 8 घंटे लग जाता है। इसलिए तुम सुबह खाओगे सीधे शाम में भूख लगेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट खाते हो, मान लें कि तुम 2 घंटे के बाद ही तुमको भूख लग जाए। क्यों? क्योंकि ये तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, ये डाइजेस्ट होने में इसको वक्त लगता है। इसलिए पिज्जा बर्गर जो भी चीजें हैं उसको खाने वो, क्योंकि बहुत सारा फैट रहता है उसमें, को पचने में थोड़ा सा समय लग जाता है, ठीक है। चलो घी भी फैट ही है बेटा, ठीक है। तो यहां तक ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर देखते हैं, ये स्टमक का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो देखो यहां पे कैसे रहता है स्ट्रक्चर इसका, थोड़ा सा ध्यान देना यहां पे। ठीक है, ये होता है हमारा स्टमक का स्ट्रक्चर। देखो इधर देखो, यहां से ये किसका पार्ट है, इसोफेगस। यहां से क्या आ रहा है, बोलस आ रहा है। अब ऊपर वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ये जो हिस्सा है जो खाने को रिसीव करता है, ये अलग, इसको हम बोलते हैं ये स्टमक का हिस्सा है, ठीक है। बोलस आ रहा है, ये क्या है हमारा, ये हमारा बोलस है। ये बोलस आया और स्टमक का वो हिस्सा जो इसको रिसीव कर रहा है, इसको हम बोलते हैं कार्डिक। क्या बोलते हैं? कार्डिक। इधर एक और हिस्सा है, दूसरा कलर रहता है, ठीक रहेगा। ये जो हिस्सा देख रहे हो, ये जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है, ठीक है, अब ये जो हिस्सा जो देख रहे हो, ये वाला हिस्सा जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है स्टमक का, इसको हम बोलते हैं क्या, बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। और ये जो हिस्सा आपका बच गया, रिमेनिंग हिस्सा, ये जो हिस्सा आपका बच गया रिमेनिंग हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पाइलोरिक, ठीक है। तो 4 पार्ट में हम स्टमक को डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला हिस्सा वो जो बोलस को रिसीव करता है उसको बोलते हैं क्या, कार्डिक। दूसरा हिस्सा जो इसके जस्ट बगल में है उसको फंडस। फंडस क्या करता है? फंडस बहुत तरह के एंजाइम्स निकालता है और वो एंजाइम्स की मदद से हमारा खाना पचता है। तो भाई साहब ये एंजाइम्स निकालेगा, ये रिसीव कर रहा है, ये एंजाइम्स निकाल रहा है। यहाँ पे क्या होगा, बॉडी में बेसिकली खेल यहीं पे जो तोड़ने का काम जो होता है फूड को, बॉडी के अंदर ही होता है। बॉडी ने तोड़ दिया, फिर कहां पहुंचेगा, पाइलोरिक में पहुंचेगा और फिर इसके थ्रू कहां पहुंच जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। तो ये 4 हिस्से। पहला कौन सा है? कार्डिक। क्या नाम है? क्या क्या ये क्या क्या ये बॉडी, क्या ये पाइलोरिक। क्या पाइलोरिक, क्या पाइलोरिक। इसका काम है रिसीव करना, इसका काम है एंजाइम्स निकालना, इसका काम है तोड़ना और इसका काम है क्या है, अब जो खाना जो टूट गया है उसको कहां पहुंचा देना, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब एक और चीज यहां पे देखो, यहां पे देखो गेट लगा हुआ है। एक यहां पे देखो, एक गेट यहां पे है और एक गेट यहां पे है, 2 गेट हैं ऊपर में, ठीक है। एक गेट है ऊपर की तरफ, ये रहा, और एक गेट है नीचे की तरफ। अब देखो क्या होता है, जैसे बोलस नीचे आया, इसने रिसीव किया, ये जो गेट है ये क्लोज हो जाएगा। ये गेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ताकि खाना वापस ऊपर ना जाए। खाना यहां पे डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। अब यहां पे खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया तो यहां पे एक और गेट है, ये गेट क्लोज हो जाएगा ताकि खाना वापस स्टमक में ना आए। तो ये क्या करता है, बैक फ्लो को क्या करता है, रोकने का काम करता है ये गेट। अब इन दोनों गेट के अलग अलग नाम है। तो यहां पे ये किस हिस्से पे है, कार्डिक वाले हिस्से में, तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है, इसको हम बोलते हैं कार्डिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं, कार्डिक स्फिंक्टर। ये किस रीजन में है, पाइलोरिक रीजन में, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ जाएगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का मतलब क्या है, गेट है ये क्या करता है, खाना यहां पे आ गया, बैक फ्लो को रोकेगा, खाना नीचे आ गया तो इसके बैक फ्लो को रोकेगा, ठीक है। अगर ये नहीं रहा तो खाना आप खाओगे तो खाना हो सकता है कि ऊपर की तरफ आ जाए, और कभी कभी ऐसा होता भी है, कभी कभी ये गेट खुल जाता है, तुमने खाया
ठीक है, और कभी कभी खाना ऊपर की तरफ जाता है, गले की तरफ पहुंच जाता है और गले में बहुत सी जलन महसूस होती है। ठीक है, होता है कि नहीं, कभी कभी देखते हैं कभी गले में काफी जलन महसूस होती है, यहाँ पे बहुत आपको लगता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खाना जो आया यहाँ पे, इस पेट के अंदर क्या रहता है, एक एसिड रहता है, अभी आएंगे उस पर हम। ठीक है, वो एसिड रहता है और एसिड के प्रेजेंस में ही यहाँ पे डाइजेशन शुरू होता है। अब खाना कैसा है मेरा, एसिडिक है। अब मान लेते गलती से ऊपर की तरफ आ गया तो यहाँ पे आपको खाना कैसा है, एसिडिक है, तो जैसे गले के पास आ जाएगा तो आपको कैसी महसूस होगी, जलन महसूस होगी। तब क्या पियोगे, इनो पियोगे। इनो में क्या रहता है, इनो क्या रहता है, बेस रहता है, वो क्या करता है, इसकी एसिडिटी को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, और फिर आपको क्या मिलता है, आराम मिलता है। ठीक है, ऐसा ही होता है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे एसिड, यहाँ पे जो खाना है वो एसिडिक होता है, क्यों, HCl यहाँ पे रहता है। ठीक है, उसी की वजह से होता है। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। फोटो ठीक से बनाना, ठीक है, बायो में फोटो ही मैन है। देख लिया? ठीक है, तो ये 4 हिस्से हो गए आपके स्टमक के। अब देखो बेसिकली स्टमक में क्या होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती हैं, जठर ग्रंथियां क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूस को क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं। जठर रस को क्या करते हैं, स्रावित करती है। ठीक है, वो कौन कौन से जठर रस हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो ये जो होता है, जैसे कि स्टमक है, ये मान लेते हैं कि स्टमक है। ठीक है, तो स्टमक में देखो क्या पाई जाती हैं, अबे यार ये क्या बन गया, स्टमक में देखो क्या होता है कि यहां पे देखो, यहां पे पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड अभी मैंने लिखवाया था जो आपको, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड यहां पाई जाती है। तो इसकी जो वाल है यहां पे क्या पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती हैं, जठर रस को स्रावित करती हैं, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती हैं। तो ये क्या है, ये है आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जठर ग्रंथियां। ये भाई सब क्या सिक्रीट करती हैं, ये करती हैं गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस का मतलब क्या होता है, जठर रस। बेसिकली ये क्या है, डाइजेस्टिक जूस होते हैं जो खाने को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होती हैं पूरे के पूरे स्टमक की वाल में पाई जाती हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो मैंने आपको क्या बोला कि भाई फंडस वाला जो हिस्सा होता है वहां से बहुत तरह के क्या निकलते हैं, डाइजेस्टिक एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो, अब देखो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या कर रही है, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज कर रही है। अब यहां पे देखो जो कार्डिक वाला हिस्सा है, फंडस वाला हिस्सा है, बॉडी वाला हिस्सा है, पाइलोरिक वाला हिस्सा है, इन सब जगह गैस्ट्रिक ग्लैंड तो पाई जा रही है, ये बात तो सही है। लेकिन हर एक हिस्से में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जा रही हैं वो अलग अलग तरह के जूस को सिक्रीट कर रही हैं, क्योंकि यहां पे इनके पास अलग अलग तरह की सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। गैस्ट्रिक ग्लैंड पूरे स्टमक में तो पाई जाती हैं, लेकिन कार्डिक वाले हिस्से में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाएंगी उसके अंदर खास तरह की सेल्स पाई जाएगी जो खास तरह के एंजाइम को सिक्रेट करेंगे। फंडस वाले हिस्से में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाएगी उसके अंदर खास तरह की सेल होगी जो खास तरह के एंजाइम्स को सिक्रेट करेगी। ठीक है, बॉडी वाले हिस्से में जो बॉडी वाले और हिस्से में जो यहां पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाएगी इसके अंदर भी खास तरह की सेल पाई जाएगी जो खास तरह के एंजाइम्स को सिक्रेट करेगी। यहां पे भी इस वाले हिस्से में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जा रही हैं इसके अंदर भी कुछ खास तरह की सेल्स पाई जाएगी जो खास तरह के एंजाइम्स को सिक्रेट करेगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब यहां पे हम लोग देखेंगे क्या कि भैया इस रीजन में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है उसके अंदर कौन सी सेल पाई जाती है और कौन सा जूस निकालता है। फंडस वाले हिस्से में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसमें कौन तरह की खास तरह की सेल पाई जाती है और किस तरह का डाइजेस्टिक एंजाइम सिक्रेट करता है, वैसे ही इस सब में। ठीक है, तो उसको हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, एकदम ध्यान से सुनना।
थोड़ा सा गहराई में लेके जा रहे हैं, ठीक है, आराम से एकदम, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड तो पता है कहां पाई जाती हैं, यहां पे हमने देखा कहां पे, स्टमक की वाल में, ठीक है। इसका फोटो बनाना हो तो बना सकते हो, ठीक है, इसका बनाना हो तो बना सकते हो। पढ़ू, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब यहां पे देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब देखो भाई साहब, जो कार्डिक वाला हिस्सा है, जो कार्डिक वाला रीजन है, इसमें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाएंगे वो खास तरह की सेल्स उसमें पाए जाएंगे जो खास तरह के एंजाइम्स को रिलीज करेंगे। तो यहां पे जो पाई जाती हैं इसको बोलते हैं म्यूकस सेल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, म्यूकस सेल। क्या बोलते हैं इसको, म्यूकस सेल बोलते हैं। और म्यूकस सेल क्या करेगी, म्यूकस को रिलीज करेगी। किसको रिलीज करेगी, म्यूकस को। म्यूकस क्या होता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो बेसिक इन नेचर होता है। क्या रहता है, बेसिक इन नेचर रहता है, ठीक है। म्यूकस क्या है, एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, ठीक है, कार्डिक वाला निकल रहा है, ठीक। अब ये जो म्यूकस सेल जो होती है पूरे के पूरे स्टमक में पाई जाती है, पूरे के पूरे स्टमक में। जैसे कार्डिक में तो ये पाया जाएगा। अब आते हैं किस पे, फंडस में। अब फंडस में देखो कौन सी सेल्स पाई जाएंगी, ठीक है। देखो इसमें म्यूकस सेल तो पाई जाएंगे, ये तो है, ये कॉमन है, ये तो पाई जाएंगी, ठीक है। इसके साथ साथ देखो क्या पाए जाएंगे, इसके साथ साथ जो पाए जाएंगे इसको बोलेंगे जाइमोजिन सेल। क्या नाम है, जाइमोजिन सेल। और इसके साथ साथ एक और पाई जाएगी जिसको हम बोलेंगे क्या, ऑक्साइंटिक सेल। क्या नाम है, ऑक्साइंटिक सेल। हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी है। कौन सी, म्यूकस सेल तो है, ये तो कॉमन है। उसके बाद कौन सी, जाइमोजिन सेल। क्या नाम है, जाइमोजिन सेल। क्या नाम है, जाइमोजिन। क्या क्या, अबे क्या, इसका नाम क्या है, ऑक्साइंटिक सेल। क्या, मरे हुए हो, क्या हुआ, क्या नाम है, क्या, लग रहा है जैसे मार धाड़ के घर से भेजा है। आज बहुत मारा है, आवाजें नहीं निकल रहा है। जोर से बोलोगे तो याद हो जाएगा, इसी वजह से बोलवा रहा हूं, ठीक है। जाइमोजिन सेल, ऑक्साइंटिक सेल। अब ये भाई साहब सेल खास तरह के एंजाइम्स को रिलीज करेगी, ये भाई साहब खास तरह के एंजाइम्स को रिलीज करेगी, ठीक है। वो आएंगे कौन सी क्या करती है, फंडस में ये भाई साहब सेल पाई जाती है, ठीक है। अब आते हैं कहां पे, अब आते हैं बॉडी वाले रीजन में। तो बॉडी वाले रीजन में, बॉडी वाले जो रीजन है उसके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन सी सेल पाई जाती है, यही कॉमन, कौन सी, म्यूकस सेल पाई जाएगी, ठीक है। ये सब में कॉमन है। उसके बाद कौन सा रीजन आता है, पाइलोरिक। इसमें कौन सी, ये तो कॉमन ही है, ये तो सब में पाई जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ एक और पाई जाती है जिसको बोलते हैं जी सेल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, जी सेल। एक और इसका नाम है इंडोक्राइन सेल, ठीक है। जी सेल बोलते हैं, या इसका नाम क्या है, इंडोक्राइन सेल, ये बोलते हैं। तो ये खास तरह के सेल खास तरह के एरिया में पाई जाती है, ठीक है। बस समझ में। तो कार्डिक में म्यूकस, फंडस में तो म्यूकस तो कॉमन है, जाइमोजिन सेल, और ऑक्साइंटिक सेल बॉडी में यही है, पाइलोरिक में ये है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों, क्योंकि खेल सारा यही दोनों सेल खेलती हैं, ठीक है। स्टमक में जो खेल रचा जाता है ये दो ही सेल खेलती हैं, ठीक है। इसको लिखो, ठीक है। क्या बोले, ये तो म्यूकस है, म्यूकस कॉमन, ये हो गया इसमें म्यूकस कॉमन, ये भी म्यूकस हो गया कॉमन। इसमें ये डॉट दे रहा हूं, बेसिकली ये डॉट किसको है, म्यूकस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। म्यूकस, ये म्यूकस, ठीक है। जाइमोजिन ई होगा ये, जाइमोजिन। हाँ देखो, कार्डिक में म्यूकस, फंडस में कौन सी, म्यूकस तो है, और कौन सी है, जाइमोजिन और ऑक्साइंटिक, ये दोनों इसी में, किस में, फंडस में। उसके बाद आते बॉडी में, बॉडी में कौन सी है, म्यूकस। पाइलोरिक में कौन सा है, म्यूकस और जी सेल, ठीक है। अब देखते हैं कि भैया ये जो खास तरह की जो सेल्स पाई जा रही हैं ये किस किस तरह के एंजाइम्स को रिलीज करती हैं। कुछ याद हो ना हो, ये दो याद जरूर होना चाहिए। क्या नाम है भाई इसका, एक का नाम है जाइमोजिन सेल। क्या 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 क्या, इसका नाम क्या है, ऑक्साइंटिक सेल। क्या क्या क्या, अबे क्या, चलो
अब आते हैं भाई कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करते हैं, ठीक है, लिख लिया, लिखा है यार, गर्मी क्यों लग रही है। बढ़ो, हो गया, बढ़ा के, चलो अब आते हैं एक एक सेल को पढ़ते हैं, ठीक है। तो म्यूकस सेल जो होगी भाई साहब, म्यूकस सेल क्या करेगी, म्यूकस को रिलीज करेगी, उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कहां पे, जाइमोजिन सेल पे, ठीक है, ठीक है। म्यूकस सेल क्या, म्यूकस जो सेल है वो किसको रिलीज करेगी, म्यूकस को, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे जाइमोजिन सेल, ये क्या रिलीज करती है, ये भाई साहब बहुत तरह के हार्मोन्स को, बहुत तरह के डाइजेस्टिक एंजाइम्स को रिलीज करती है। कौन कौन सा है, एक का नाम है रेनिन, पेप्सिन, रेनिन, और कौन सा नाम है, अरे यार रेनिन, और एक और कौन सा है, लाइपेज। इन तीनों को रिलीज कौन करता है, जाइमोजिन सेल, ठीक है। उसके बाद आते हैं किस पे, ऑक्सैंटिक सेल पे। ऑक्सैंटिक सेल भाई साहब किसको किसको रिलीज करता है, ऑक्सैंटिक सेल के बारे में देखेंगे तो ये भाई साहब HCl को रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई एसिडिटी आपके गले में आपको जलन महसूस होती है, क्यों कि पेट के अंदर ही आपके क्या पाया जाता है, HCl। रिलीज कौन कर रहा है, ऑक्सैंटिक सेल, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता है कि भाई HCl पेट में रहता है, रिलीज कौन कर रहा है, ऑक्सैंटिक सेल, ठीक है। और ये भाई सब पाया कहां जाता है, फंडस में, ठीक है, ऑक्सैंटिक सेल। एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है, वो क्या होता है, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये भाई साहब भी यही ऑक्सैंटिक सेल ही रिलीज करता है, ठीक है, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी सेल पे, ये भाई साहब किसको रिलीज करता है, ये रिलीज करता है गैस्ट्रिक को, ठीक है, गैस्ट्रिक को, ठीक है। ठीक है, एग्जामिनर ये पूछ पूछ के थक गया है कि HCl कहां से रिलीज हो रहा है, अब वो नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा HCl रिलीज कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, ऑक्सैंटिक सेल, और ऑक्सैंटिक सेल में भी कहां, फंडस में, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल में याद होना चाहिए आपको, इसी वजह से थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है। चलो यहां तक, ठीक है, यहां तक लिख दिया। अब एक एक का काम देखते हैं कि भैया जो पेप्सिन जो रिलीज कर रहा है इसका क्या काम है, उस भाई साहब का काम क्या है, लाइफेज का क्या काम है, HCl का काम क्या है, इस भाई साहब का काम है, इसका क्या काम है, एक एक का सबका हम फंक्शन यहां पे देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे फंक्शन, फंक्शन ऑफ, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये बेसिकली क्या है, गैस्ट्रिक जूस है, ये क्या है, ये सब क्या है, जठर रस है, ये डाइजेस्टिक एंजाइम्स हैं, किसके अंदर, स्टमक के अंदर, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, खाने को पचाने में मदद करेगा ये, ठीक है, खाने को पचाएंगे। ये सब बेसिकली क्या है, ये सब के सब क्या है, ये गैस्ट्रिक जूस ही है, गैस्ट्रिक जूस, या इसी को मैं हिंदी में क्या बोलूंगा, जठर रस बोलूंगा, ठीक है। ये सब वही है, इन्हीं की मदद से हम खाने को पचाएंगे, ठीक है। अब आप आगे देखते हैं कि भाई कैसे ये पाचन में मदद करते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़े, चलो अब आते हैं फंक्शन, फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जठर रस के कार्य, ठीक है, एक एक करके पहला देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं HCl से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। HCl, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये क्या होता है, बहुत ही एसिडिक होता है। अब एसिड में भी, एसिड का सबका एसिड जो होता है, तो इसमें एसिड में जो एसिड का बाप जो है सबसे पावरफुल, वो कौन सा होता है, H2SO4, ठीक है। H2SO4 जो बैटरी रहती है, जैसे ल्यूमिनस की बैटरी आप देख रहे हैं, उसमें H2SO4 ही रहता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वही है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद इसी का नंबर आता है, लेकिन आपके पेट में, ठीक है।
अब HCl भाई साहब देखेंगे, अगर इसकी मैं पीएच वैल्यू बात करूं, पीएच, ठीक है, पीएच वैल्यू की बात करूं तो देखो एवरेज में बात कर रहा हूं, यहां पे जो भी बातें की जाती हैं वो सब की सब एवरेज ही होती हैं, ठीक है। तो एवरेज अगर मैं बोलूं तो 1.8 होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि यही रहेगा, वेरी कर सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं जब हम फास्टिंग में रहते हैं, तो फास्टिंग के टाइम में जब आप फास्टिंग में रहते हैं, ठीक है, जब आप भूखे पेट रहते हैं तो उस समय जो पेट के अंदर का जो पीएच का वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा रहता है, वो लगभग 1.5 से लेकर 2 तक चला जाता है, ठीक है, 1.5 से लेकर 2 तक। अगर आप खाना खा लिया, ठीक है, आपने खाना खा लिया तो आफ्टर मील जो होता है इसका पीएच घट जाता है, ये 3 से लेकर 4 तक पहुंच जाता है, 3 से लेके 4 तक पीएच पहुंच जाता है। लेकिन हमको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, इसको मारो गोली, या आपको याद करना है इसको। एवरेज पीएच कितना होता है 1.5, बस ये आप नॉलेज में रहने के लिए, ठीक है। फास्टिंग में कितना रहता है 1.5 से 2, यहां पे एसिडिक ज्यादा रहेगा, खाने के बाद एसिडिक कम रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपने खाना, पेट में खाना खाया है तो उस समय आपने पेट खा लिया, HCl निकला था। HCl कैसा है? कंसंट्रेटेड फॉर्म में, कंसंट्रेटेड फॉर्म में। अगर मान लेते कि कोई भी एसिड है, उसके पावर को मुझे कम करना है तो क्या करूंगा? पानी मिला दो, क्या कर दो? पानी मिला दो, तो डाइल्यूट हो जाता है वो। तो जैसे डाइल्यूट हो गया तो उसकी पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तो खाना जो आप खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें अंदर ले रहे हैं, तो उसके साथ क्या होगा कि HCl भाई साहब मिलेगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा, तो उसकी जो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब पीएच वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, कम नहीं, मतलब कि कम एसिडिक होगा, ये मोर एसिडिक है, ठीक है। तो एसिडिटी क्या हो गई? यहाँ पे कम हो गई, क्योंकि डाइल्यूट हो गया। यहाँ पे कैसा है? कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है। तो एवरेज कितना होता है? 1.8 पीएच होता है, ठीक है। काफी एसिडिक है इन नेचर में। अब मान लेते हैं कि HCl तो है भाई साहब, अब मान लेते हैं कि इसका अगर मैं बात करूं फंक्शन क्या है भाई साहब इसका HCl का, तो हम देखेंगे कि भाई साहब HCl तो हमको समझ में आ गया कि पेट के अंदर है, 1.5 पीएच भी है। फंक्शन क्या है इसका? क्या ये खाने को पचाने में मदद कर रहा है? तो यहां पे हम देखेंगे कि भाई ये पेट के अंदर तो है, लेकिन खाने को पचाने में कोई भी रोल ये भाई साहब क्या करता है? खाने में हमारे खाने को पचाता ही नहीं है, नो डाइजेशन। HCl क्या करता है? खाने को नहीं पचाता, लेकिन खाने को पचाने में मदद करता है। ये बात समझो क्या बोल रहा हूं। HCl डायरेक्टली खाने को नहीं पचाता है, लेकिन खाने जो होता है उसको पचाने में मदद करता है। कैसे मदद करता है अभी हम देखेंगे। तो नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए क्या HCl खाने को डाइजेस्ट करता है, तो आंसर क्या देंगे? नो। खाने को डाइजेशन में ये खाने को डाइजेस्ट नहीं करता, लेकिन मदद करता है। कैसे? डाइजेशन तो नहीं कर रहा, तो करता क्या है? तो करता क्या है? तो पहला काम क्या होता है कि भाई साहब जो भी आपने खाया, आपने क्या किया? हो सकता है कि आपने खाया तो बहुत सारे बैक्टीरिया आ सकते हैं, बहुत सारे जर्म्स आपके मुंह में आएंगे, तो उनको भाई साहब ये क्या कर देता है? मारने का काम करता है। तो देखो मारने के काम, जैसे कि हमने खाना खाया तो लाइजोसोम भी था हमारे सलाइवा में, उसने बैक्टीरिया को मारा। हो सकता है कुछ बैक्टीरिया बच गई तो अंदर आएगी, तो अंदर आएगी तो ये भाई साहब देखो कितना एसिडिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा एसिडिक है। तो जो भी जर्म्स आएंगे खाने के थ्रू आपके पेट में, उसको ये मार देगा। बहुत तरह की बैक्टीरिया होगी, उसको भी ये क्या कर देगा? मार देगा। तो मारने का काम कौन कर रहा है? HCl काम कर रहा है। और दूसरा काम क्या है इसका? दूसरा काम क्या होता है कि जितने एंजाइम्स अभी आपने देखे हैं, रेनिन, लाइपेज, ठीक है, पेप्सिन, ये जितने भी आप एंजाइम्स देखे हैं, इन सब को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि आपके पेट में रेनिन पड़ा हुआ है, लाइपेज पड़ा हुआ है, पेप्सिन पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सारे एंजाइम्स पड़े हुए हैं जो क्या करते हैं? खाने को पचाने में काम करते हैं। लेकिन अगर वो पड़े हुए हैं और HCl भाई साहब निकला ही नहीं है, तो वो पड़े हुए भी हैं और खाना भी पहुंच गया है आपके पेट के पास, तो वो खाने को नहीं पचाएंगे। तब तक नहीं पचाएंगे जब तक कि HCl नहीं आए। क्यों? क्योंकि HCl क्या करता है? ये जितने भी एंजाइम्स आपने देखे, चाहे वो रेनिन हो, लाइपेज हो या पेप्सिन हो, इनको क्या करता है? एक्टिवेट करने में मदद करता है। तो पहले ये क्या करेगा? एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, किसमें? हमारे स्टमक के अंदर। और उस एसिडिक इन्वायरमेंट की मदद से हमारे जो एंजाइम्स है वो क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। मान लेते हैं कि खाने में जैसे कि HCl, तो हो सकता है कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भाई HCl के अब्सेंस में क्या खाना हमारा स्टमक में पच सकता है, तो आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों? जो एंजाइम्स तो हैं लेकिन वो एक्टिवेट फॉर्म में नहीं है, उसको एक्टिवेट सोए हुए हैं कि भैया उठो उठो, तो HCl भाई साहब करेंगे चलो उठो, तो HCl को उठाएगा उसको, तब ये भाई साहब क्या करेंगे? कट्टम कुट्टी करेंगे, किसका? फूड का, ठीक है। तो HCl बेसिकली क्या करता है? एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। पहला काम तो यही है,
एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। तो एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करके कर क्या रहा है ये भाई साहब? ये भाई साहब क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है किसको? एंजाइम्स को। तो क्या कर रहा है? टू एक्टिवेट द एंजाइम्स। यही इस भाई साहब का काम होता है। देखो कहाँ गए? कहीं है क्या? नहीं ना, क्लास ले रहा है, पूरी गर्मी लग रही है। बोले थोड़ा। हाँ अच्छा आएंगे ना। चलो ठीक है, यहां तक समझ में आई बात। तो HCl का काम क्या है? ये क्या खाने को पचाता है डायरेक्ट वे में? नहीं, मदद करता है खाने को पचाने में। कैसे? ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करके। मान लेते हैं HCl नहीं है, सिर्फ पेप्सिन है, रेनिन है, लाइपेज है और फूड के साथ मिक्स हो गए, तो क्या ये खाने को पचाएंगे? नहीं पचाएंगे, क्योंकि एक्टिवेट फॉर्म में नहीं है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट इसलिए किया जा रहा है ताकि ये भाई साहब एंजाइम्स को एक्टिवेट कर दे। ठीक है, लिख लिया? बड़े है क्या? बड़े? चलो अब ये कहानी बढ़ू। चलो अब यहां पे देखो। अब देखो HCl क्या है? बहुत ही एसिडिक है, 1.8 pH है। मान लेते हो कि आप HCl लो और अपने हाथ में डाल लो, डाल मत लेना, बता रहा हूं, तो हाथ आपका क्या होगा? ठीक है ना, भून जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? जल जाएगा आपका हाथ, आपका जल जाएगा, क्योंकि भाई बहुत ही एसिडिक होता है। 1.8 pH इतना नॉर्मल नहीं है, बहुत एसिडिक है। लेकिन पेट के अंदर है, अब पेट को कुछ होइए ना, ये तो बड़ा समस्या वाला बात है कि नहीं? कि पेट के अंदर है pH, स्किन में डालूंगा तो स्किन जल जाएगी, लेकिन पिटवा के अंदर है, लेकिन पिटवा में कुछ हो नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, पेट मस्त अपना काम कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे काम भाई कौन कर रहा है? म्यूकस। अभी जो हमने पढ़ा था, तो म्यूकस सेल पूरे के पूरे स्टमक में पाई जाती हैं, और म्यूकस सेल क्या रिलीज करती हैं? म्यूकस को रिलीज करती है। वो क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। ये भाई साहब एसिडिक इन नेचर होता है। दोनों टकराएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? न्यूट्रल कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे क्या? म्यूकस लेयर प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। लाइनिंग का मतलब क्या होता है? परत। ठीक है, लाइनिंग का मतलब परत। तो म्यूकस की जो लेयर होती है, वो स्टमक की जो परत जो होती है उसको क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, समझ में आई बात? लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा कि आदमी को क्या हो गया है? क्या हो गया है? अल्सर हो गया है। क्या हो गया है? अल्सर हो गया है। सुना है कि नहीं नाम? अल्सर हो गया। तो पेट के अंदर, स्टमक के अंदर अगर मान लेते हैं कि क्या हो जाता है, अगर मान अल्सर होता है, उसको क्या बोलते हैं? पैप्टिक अल्सर बोलते हैं। ठीक है, अब पैप्टिक अल्सर का मतलब क्या होता है? कि भैया पेट के अंदर जो आपकी जो स्टमक है उसमें क्या हो गए हैं? घाव हो गए। क्या हो गए? घाव हो गए। ठीक है, सोर का मतलब क्या होता है? घाव। तो स्टमक के अंदर क्या हो गए? जो आपके स्टमक अंदर से जो आपकी म्यूकोसा है, किसकी? स्टमक की। ठीक है, उसमें क्या हो गए हैं? घाव हो गए हैं। और उसी को हम क्या बोलते हैं कि भैया इस आदमी को क्या हो गया है? अल्सर हो गया है, पैप्टिक अल्सर हो गया है। कैसा अल्सर है? पैप्टिक अल्सर हो गया। तो ऐसा कैसे? हमारे पास तो भाई म्यूकस लेयर है, HCl तो है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कौन है भाई साहब? म्यूकस लेयर है, जो उसको क्या कर रही है? सुरक्षा प्रदान करे। तो भैया ये अल्सर कहां से आ गया फिर? है? तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि कोई ना कोई समस्या दे रहा है। समस्या कौन दे रहा है? तो कोई ना कोई है। तो ये भाई साहब जो होता है, ये भाई साहब एक बैक्टीरिया होती है, वो करती है काउज। तो जो बैक्टीरिया इसको करती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक बैक्टीरिया, और शॉर्ट में इसको हम H पाइलोरिक भी बोलते हैं। ये एक बैक्टीरिया है। ये भाई साहब क्या करती है? क्या नाम है? हेलिकोबैक्टर। हेलीकॉप्टर वाली है। ठीक है, क्या नाम है? हेलीकॉप्टर याद रहेगा नाम? तो हेलिको से हेलिकोबैक्टर। हेलिको मतलब हेलीकॉप्टर, बैक्टर मतलब बैक्टीरिया। ठीक है, याद रहेगा नाम?
तो क्या रहेगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या नाम है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या क्या अबे क्या, ठीक है। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक बैक्टीरिया ये भाई साहब काउज कर देती है। अब ये भाई साहब क्या कर रही है, इसने गया, ये भाई साहब चला गया कहां पे, कहां पे, ऑक्जेंटिक सेल के पास। अब ऑक्जेंटिक सेल को पास जा जाएगा और ऑक्जेंटिक सेल को बोलेगा भाई तुम और ज्यादा एचसीएल को रिलीज करो। तो बहुत ज्यादा एचसीएल रिलीज हो रहा है, एचसीएल ज्यादा रिलीज हो रहा है, बहुत ज्यादा। अब म्यूकस लेयर मान लेते कि पहले जिस अमाउंट में निकल रहा था तो ये इसको बैलेंस कर ले रहा था, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा निकलेगा तो ये बैलेंस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो बैलेंस नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, एचसीएल क्या करेगा, डैमेज कर देगा किसको, स्टमक की लेयर को, और इसी की वजह से क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता है। तो पैप्टिक अल्सर बेसिकली किसकी वजह से होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक बैक्टीरिया की वजह से होता है। शॉर्ट में इसको एच पाइलोरिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। चलो देखो, अरे मोबाइल क्यों यूज कर रहा है, मोबाइल फोटो खींचने में यूज करो, बाकी चीजों में नहीं, ठीक है। कंसंट्रेशन बनाओ क्लास में, नहीं तो छूटेगा तो फिर छूटे ले रह जाएगा, ठीक है ना। बाद में मोबाइल में टिक टिक करते रहना जो करना है। ये वाला ठीक है, देखते हैं इसको। अच्छा देख लिया, लिख लिया ना, चलो देखते हैं। भाई सब ये क्या कर रहा है, पैप्टिक अल्सर का मतलब क्या हुआ कि भाई ये क्या कर रहा है, हमारे स्टमक की जो लेयर है उसको डैमेज कर रहा है, उसकी वजह से घाव हो गए। अब पहले देखो क्या हो रहा था कि एचसीएल जितना निकल रहा था भाई साहब उस अमाउंट में ये हमारे पास म्यूकस भी है, ये सो क्या कर रहा है, बैलेंस कर ले रहा है, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है। अब ये भाई साहब हेलिकोबैक्टर जा रहा है कहां पे, ऑक्जेंटिक सेल के पास, उसको इफेक्ट कर दिया, ऑक्जेंटिक सेल ज्यादा एचसीएल निकालेगा, तो एचसीएल की मात्रा क्या होगी पेट में ज्यादा। अब इसको बैलेंस कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, तो नहीं बैलेंस कर पाएगा तो फिर ऑटोमेटिक कहां पे जाएगा, लेयर के पास ही जाएगा, और लेयर को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे। किसकी वजह से हो रहा है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। चलो बढ़े क्या, बढ़े, चलो। तो एचसीएल का काम क्या था, समझ में आ गया। एचसीएल का काम क्या है, डाइजेशन में है, नहीं, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। कैसे एक्टिवेट करता है, किसको, एंजाइम्स को। कौन कौन से एंजाइम्स को, अब आप हम देखते हैं कौन कौन से एंजाइम्स को। तो अब आते हैं एचसीएल के बाद, अच्छा एक और बच गया था, कैस्टल, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी कौन रिलीज करता है, ऑक्जेंटिक सेल ही, ऑक्जेंटिक सेल ही इसको रिलीज कर। इसका काम क्या होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इट हेल्प टू एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12। लिख लो तब समझाता हूं, पहले लिखो। देख लिया, बड़े, चलो देखो अब क्या कर रहा है, ये विटामिन B12 को भाई साहब क्या करता है, एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। कैसे, मान लेते कि विटामिन B12 तुमने खाया, लेकिन विटामिन B12 जब भी आएगा स्टमक में तो जाएगा ही, तो स्टमक कैसा है, एसिडिक है, एचसीएल वहां पे भाई साहब है, तो एचसीएल इसको क्या कर सकता है, तोड़ सकता है, किसको, विटामिन B12 को। अगर विटामिन B12 टूट गया तो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब विटामिन B12 बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो विटामिन B12 अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो समस्या क्या हो जाएगी, तो विटामिन B12 बेसिकली क्या करता है, आरबीसी को बनाने में मदद करता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल को बनाने में बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाता है। कौन सा, विटामिन B12। अगर ये टूट गया तो आरबीसी आपकी नहीं बनेगी, और आरबीसी नहीं बनेगी तो आपको एक काउज हो जाएगी, क्या, इसी को बोल देते हैं क्या, एनीमिया हो जाएगी, मतलब कि रक्त की आपके बॉडी में कमी हो जाएगी। तो विटामिन B12 का एब्जॉर्ब करवाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन एचसीएल भाई साहब तो बैठा हुआ है, वो बोलेगा आओ तुमको हम तोड़ देंगे, एचसीएल बोल रहा है कि आओ तुमको हम तो तोड़ के रख देंगे, कहां पे जाओगे तुम,
तो कोई ना कोई तो साथी चाहिए ना, कोई ना कोई तो इसकी होनी चाहिए साथी, सहेली, जो इसको मदद करे, HCl से बचाए, ठीक है ना। तो यहां पे हमारा हीरो है, ये है हीरो। ये क्या करेगा, इस बाइसेप को बचाएगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोल देता हूं, ठीक है, कैस्टल-इंस्टिक फैक्टर। ये बाइसेप क्या करता है, B12 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। क्या करेगा, जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद क्या रहेगा, ये HCl के प्रेजेंस में B12 को तोड़ने नहीं देगा। अब B12 जब नहीं टूटेगा तो फिर स्टमक के बाद खाना कहां जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में B12 हमारा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर उसके बाद कहां पे जाएगा, हमारे बोन्स के पास जाएगा। बोन्स में क्या होगा, वहीं पे बोन मैरो के पास जाएगा, वहीं पे आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। तो वहां पे भाई साहब आरबीसी को बनाएगा, और आरबीसी को बनाएगा तो बॉडी में ब्लड की जो कमी थी वो खत्म हो जाएगी। तो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराने में कैस्टल-इंस्टिक फैक्टर हेल्प करता है। कैसे, अभी हमने समझा, ठीक है। चलो बढ़ू आगे, बढ़ू। ऐसे लिखो, ठीक है। बढ़े बढ़े, या तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, कोई समस्या, कोई कष्ट, बढ़े के। चलो अब आते हैं भाई एंजाइम्स को एक एक करके देखते हैं। तो एंजाइम देखो कौन निकाला था, जाइमोजिन सेल। जाइमोजिन सेल ने बहुत तरह के निकाले थे। कौन कौन सा, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। एक एक करके देखते हैं। आते हैं पेप्सिन पे। तो पेप्सिन भाई साहब जो है, इसको कौन निकालता है, जाइमोजिन सेल। क्या निकालता है, जाइमोजिन सेल में भी कहां पे, फंडस में, ठीक है। पेप्सिन, अब देखो पेप्सिन, जैसे पी से पेप्सिन तोड़ेगा किसको, पी से प्रोटीन को ही तोड़ेगा। पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। तो भाई साहब किसको तोड़ेगा, ये प्रोटीन को तोड़ता है। तो पेप्सिन भाई साहब बेसिकली क्या करता है, ये तोड़ता है प्रोटीन को। तो ये मान लेते हैं कि हमने खाया प्रोटीन, ठीक है, कोई भी प्रोटीन खाया, अब इस प्रोटीन को ये तोड़ देगा। तो प्रोटीन का यहां पे होगा ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो ब्रेकडाउन होगा, और ये भाई साहब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो जिसको बोलते हैं पैप्टिन या पेप्टोन। तो पैप्टिन और पेप्टोन बेसिकली क्या है, ये इसी के क्या है, छोटे छोटे हिस्से हैं, ठीक है। तो प्रोटीन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स है, उसको तोड़ेंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैप्टिड में या पेप्टोन में ये कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन। अगर मान लेते हैं कि HCl को मैंने हटा दिया तो क्या पेप्सिन काम करेगा, नहीं काम करेगा। एक और चीज, पेप्सिन जो होता है ये एक्टिवेट फॉर्म है, ठीक है। पेप्सिन जो है एक्टिवेट फॉर्म है। पेप्सिनोजोन ये जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है। ये कैसा फॉर्म है, इनएक्टिव। इसको एक्टिवेट कराना है, कौन आएगा, HCl भाई साहब, और ये भाई साहब पेप्टिन में हो जाएगा। अब ये किस फॉर्म में आ गया, एक्टिवेट फॉर्म में, ठीक है। तो पेप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, HCl आएगा पेप्टिन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये पेप्टिन भाई साहब क्या करेगा, प्रोटीन के पास जाएगा, प्रोटीन को तोड़ेगा किसमें, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। उसी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते थे, पेप्टोन या पेप्टाइड। देखो पेप्सिनोजेन, ये पेप्सिन है, इसी का इनएक्टिव फॉर्म कौन सा हो गया, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म में वो भाई साहब एक्टिवेट फॉर्म में आ गया, ठीक। बढ़े, ठीक है। तो यहां पे समझ में आ गया। तो याद कैसा रहेगा, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। तो प्रोटीन को तोड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। एग्जाम में यही पूछेगा प्रोटीन को कौन तोड़ता है, ये याद भी नहीं है तो चल जाएगा, ठीक है। पीस किसको तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं किस पे, रेनिन पे। तो रेनिन भाई साहब क्या करता है, तो ये भाई साहब भी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो इसका जो इनएक्टिव फॉर्म होता है वो होता है प्रोरेनिन, इसको बोलते हैं इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। अब इसको एक्टिवेट करना है, कौन आएगा,
HCl, अब किस में आ जाएगा, रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन देखो क्या है, इसका भाई साहब काम क्या होता है, ये जो मिल्क प्रोटीन जो होता है इसको तोड़ने में मदद करता है। तो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको तोड़ने में ये मदद करता है। मिल्क प्रोटीन मिल्क के अंदर हो सकता है, मिल्क में, अब मिल्क का मैंने पनीर बना लिया तो उसके अंदर भी मिल्क प्रोटीन है कि नहीं, मिल्क प्रोटीन होगा कि नहीं उसके अंदर, पनीर के अंदर होगा कि नहीं, क्योंकि किससे बनाया है उसने, मिल्क से ही बनाया, दूध से ही बनाया। तो मिल्क पियो या पनीर खाओ, जो मिल्क से रिलेटेड कोई भी आइटम खाओगे तो उसके अंदर मिल्क प्रोटीन होगा। अब इसको तोड़ना है, कौन तोड़ेगा, रेनिन भाई साहब तोड़ेगा। ठीक है, अब इसको कैसे तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा कैसीन में प्लस लैक्टोज में। ठीक है, तो मिल्क के अंदर का जो कार्बोहाइड्रेट है वो हो गया लैक्टोज, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है ये है, तो ये क्या है, प्रोटीन है, किसकी, मिल्क की। और ये भाई साहब क्या होगा, मिल्क के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये भाई साहब दो फॉर्म में इसको तोड़ देता है, कैसीन प्लस लैक्टोज में। और कैसीन के वजह से ही हमारा जो मिल्क का जो कलर होता है वो कैसा होता है, वो व्हाइट होता है। तो मिल्क का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है ड्यू टू कैसीन। ठीक है, लेकिन गाय का दूध देखा होगा, भैंस का दूध देखा होगा, कैसा रहता है, पीला पीला। ठीक है, कैसा रहता है, पीला पीला होता है। ठीक है, तो मिल्क जो होता है किसका, काव मिल्क जो होता है, काव मिल्क जो होता है बेसिकली कैसा होता है, येलो होता है कि नहीं। ठीक है ना, येलो येलो डर्टी फेलो। ठीक है, येलो होता है, ये किसकी वजह से होता है, ये भाई साहब भी किसी ना किसी प्रोटीन की वजह से होगा। अब ये भाई साहब, हाँ, ये जो नॉर्मल दूध है व्हाइट है, किसकी वजह से, कैसीन की वजह से। कैसीन क्या है, प्रोटीन, तो इसके अंदर एक कैसीन प्रोटीन है, उसकी वजह से इसका कलर कैसा, व्हाइट। इसके अंदर भी कोई ना कोई प्रोटीन होगा। ठीक है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, उस प्रोटीन का नाम है बीटा कैरोटीन। क्या नाम है, बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन की वजह से ही जो गाय का दूध होता है वो कैसा होता है, येलो येलो डर्टी फेलो। ठीक है, ये होता है। क्या कोई समस्या, प्रोटीन के बहुत सारे काम है भाई। ठीक है, एक काम नहीं, प्रोटीन आपके शरीर के हर एक संरचना को बनाता है। जैसे सेल और आपके जैसे कि मान लेते कोई सेल ऑर्गन माइक्रोकॉन्ड्रिया, जैसे कि आपकी माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हुई, कौन बनाएगा, प्रोटीन। आपकी बॉडी को ग्रोथ करवाना कौन बनाएगा, प्रोटीन। आपके मतलब आपकी बॉडी का, जैसे आपके आंख के अंदर एक आई लेंस होता है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं, वो भी डैमेज हो जाएगा, वो भी किससे बना है, प्रोटीन। मतलब हर चीज आपकी बॉडी किससे बनी हुई है, प्रोटीन से ही बनी हुई है। ठीक है, समझ में आ रही बात, तो प्रोटीन ही ये सब कुछ है। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात, बढ़े आगे। अच्छा, एक चीज और देखो, कभी भी बच्चों को कभी दूध पिलाया होगा, ठीक है, दूध पीता है वो, और दूध पीने के बाद देखो क्या कर देगा, वो उल्टी कर देता है। जब उल्टी करेगा तो देखना वो दही की तरह न जाएगा। ठीक है, तो दही बनाने का बहुत आसान तरीका है, दूध पिलाओ दही निकालो। अगर मान लेते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन आ गई घर में, तो दूध पिलाओ दही निकाल लो। ठीक है, होता है कि नहीं, कभी देखा है कि नहीं। तो दूध जब भी वो उल्टी करेगा, दूध नहीं रहता, वो थोड़ा सा थक्का जमा हो रहेगा, थक्का जमा हो रहेगा, तो इसका मतलब ये क्या है भाई, हम पिला रहे हैं दूध, निकल रही दही, ऐसा कैसे। तो बेसिकली वो जो थक्का थक्का आप देख रहे हैं, बेसिकली वो क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि रेनिन भाई साहब ने काम कर दिया है, इस भाई साहब ने इसको तोड़ दिया है। जब ये टूटता है तो ये भाई साहब क्या हो जाता है, वो थक्के के क्लॉट हो जाता है वो। ठीक है ना, थक्के के रूप में वो मिल्क आपका कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर वो दूध ही निकाल रहा है तो समझो कि रेनिन भाई साहब ने काम नहीं किया, लेकिन अक्सर वो थक्के के रूप में, ठीक है ना, थोड़ा सा लगेगा कि थक्के टाइप में ही निकलता है, तो भाई साहब रेनिन भाई साहब ने काम कर दिया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि रेनिन जब इसको तोड़ेगा तो वो थक्के के फॉर्म में आपका मिल्क हो जाएगा। जब भी बच्चे उल्टी करते हैं दूध पीने के बाद, जो थक्के के फॉर्म में जो निकल रहा है, बेसिकली इसी वजह से निकल रहा है क्योंकि रेनिन ने अपना काम कर दिया है। बात समझ आई, बढ़े आगे। ठीक है, अब आते हैं किस पे, एक और कौन सा बच गया, लाइपेज, यही बच गया ना, लाइपेज। अब इसका काम क्या होता है, देखो लाइपेज कहीं भी आपको नजर आए, कहीं भी नजर आए, इसका एक ही काम होता है, फैट को तोड़ना। किसको तोड़ना, फैट को तोड़ना, कहीं भी आपको नजर आ जाए। ठीक है,
ठीक है। अब लाइपेज का काम क्या था, ये भाई साहब का काम क्या है, इसका फंक्शन देखते हैं। एक ही काम है, फैट को तोड़ना। तो फैट है, इस फैट को तोड़ना है। तो फैट किस में टूटता है, फैटी एसिड में टूट जाता है। तो फैटी एसिड में इसको तोड़ेगा, फैटी एसिड में इसको तोड़ेगा, ठीक है। हो गया, बढ़ू आगे, ठीक है। या तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे देखते हैं। तो हमने जितने भी एंजाइम्स है सबके पढ़ लिए, ठीक है। बेसिकली यही 3 एंजाइम्स है आपके गैस्ट्रिक जूस में। कौन कौन से थे, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन, ठीक है। पेप्सिन का काम है प्रोटीन तोड़ना, लाइपेज का काम है फैट को तोड़ना, रेनिन का काम है मिल्क प्रोटीन को तोड़ना। किसके प्रेजेंस में, एचसीएल के प्रेजेंस में, क्योंकि वही भाई साहब एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट नहीं करेगा तो काम नहीं होगा। एक और आपका बच गया है, जो पाइलोरिक रीजन में आपने देखा था, वहां पे भी एक एंजाइम्स निकल रहा है जिसका नाम क्या है, गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक, इसका काम क्या होता है, देखो गैस्ट्रिक का काम क्या होता है, जैसे खाना आपके पेट में आता है तो गैस्ट्रिक भाई साहब मैसेज भेज देता है, किसको, ऑक्जेंटिक सेल को और जाइमोजिन सेल को, कि भाई साहब खाना आ चुका है, अब तुरंत अपने डाइजेस्टिक एंजाइम्स को तुम रिलीज करो ताकि खाने को हम क्या कर पाए, पचा सके, ठीक है। तो ये भाई साहब क्या करता है, सिग्नल भेजता है, ठीक है। सिग्नल किस चीज के लिए भेजता है, कि गैस्ट्रिक जो जूस है वो निकल पाए। जैसे खाना है, क्योंकि खाली पेट रहेगा तो ये निकलेगा नहीं। जैसे खाली पेट है, तो खाली पेट है तो भाई हमको क्या डाइजेस्टिक जूस की जरूरत है, नहीं। जैसे खाना आया तो इसको पता चल गया कि खाना पेट में आ चुका है, तो ये भाई साहब मैसेज भेजेगा, किसको, ऑक्जेंटिक सेल को या जाइमोजिन सेल को, दोनों को भेजेगा कि भाई तुम क्या करो, अपने अपने डाइजेस्टिक एंजाइम्स रिलीज करो, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, मैसेज सेंड करता है, ठीक है। सेंड द मैसेज क्या करता है, सिग्नल भेजता है, किसको, ताकि क्या करे, गैस्ट्रिक जूस मेरे रिलीज हो जा पाए, ठीक है। ये किसी ही इसका काम है, ठीक है। बढ़ो आगे, यहां तक ठीक है। तो यहां पे हमने कंप्लीटली स्टमक को यहां पे डिस्कस किया है, कुछ भी नहीं छूटा है स्टमक में, ठीक है। जो भी चीजें थी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अब स्टमक के बाद खाना कहां जाएगा, अब स्टमक के बाद खाना कहां जाएगा, खाना जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब वहां पे खाना जो जितना पचना था पचा दिया इसने। अब भाई साहब कहां जाएगा, इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में। थोड़ा बहुत जो बच गया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पच जाएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पच जाएगा, ठीक है। अब खाना कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो जब भी खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पे 3 तरह से खाने को क्या किया जाता है, पीटा जाता है, मतलब कि इसको मार रहे हैं, कुटैया चल रही है। अब भाई साहब गैस जो आपका स्टमक था, तो स्टमक के भाई साहब अकेले बेचारा इसको क्या कर रहा था, कुटाई कर रहा था, अकेले बेचारा मार रहा था। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है। क्यों, क्योंकि तीनों तरफ से इसकी कुटाई चलती है। कैसे, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन अपने जूस निकालेगा, डाइजेस्टिक जूस, वो उसको कूटेगा। फिर ऊपर में देखना यहां पे भाई साहब लीवर भाई साहब है, तो लीवर भाई साहब इधर है, ये भी अपने डाइजेस्टिक एंजाइम्स छोड़ेगा, कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर इधर एक और भाई साहब है जिसका नाम है पैंक्रियाज, ठीक है। तो पैंक्रियाज भाई साहब है, ठीक है। ये पैंक्रियाज भी भाई साहब क्या करेगा, अपने डाइजेस्टिक एंजाइम छोड़ेगा, कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पैंक्रियाज भी अपने डाइजेस्टिक एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ रहा है।
लीवर भी अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन तो अपने स्मॉल डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पे छोड़ ही रहा है। तो तीनों तरफ से कुटैया चल रही है, किसकी? खाने की। खाने में किसकी? कायमे की। किसकी? कायमे की, क्योंकि वो डाइजेस्टिक स्टमक में पचा तो क्या बोलते हैं इसको? कायमे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या पहुंच रहा है? कायमे। इस कायमे को तीनों तरफ से पिटैया चल रही है, और यहाँ पे ये पेशाब इसी वजह से पूरी तरह से यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। तो भाई साहब लीवर कौन कौन से डाइजेस्टिक एंजाइम छोड़ रहा है, पैंक्रियाज कौन से डाइजेस्टिक एंजाइम छोड़ रहा है, ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसी वजह से सब अभी हम पहले लीवर को देखेंगे, उसके बाद पैंक्रियाज, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग अब क्या? लीवर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? यकृत। कंफर्म हो? बीपीएससी का जो पेपर आया है उसमें ऑप्शन में जिगर दिया जाता है। ठीक है, बीपीएससी का जो पेपर है उसमें जिगर ही दिया है ऑप्शन में। कलेजी, बिल्कुल अपना ठेठी भाषा में क्या बोलते हैं? कलेजी। खाए हो कभी दूसरे का जिगर? खाए हो? कैसा लगता है? कलेजी इसको बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये भाई साहब इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। डैमेज हो गया कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आ जाएगा। और ये इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो 100 से भी ज्यादा काम करता है। इतने सारे काम करता है जिसकी आपकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतनी काम करता है, बहुत सारे काम करता है। तो सारे काम तो हम नहीं देखेंगे, कुछ काम जो इंपॉर्टेंट काम है उसको हम देखेंगे। 100 काम अगर पढ़ने लगे तो 3 दिन लग जाएंगे। ठीक है ना, उतना जरूरत भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट काम है वो हम लोग देखेंगे भाई साहब के। ठीक है, लीवर की बात करें तो ये भाई साहब लीवर की अगर बात करें तो ये जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होता है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन है? लीवर है। ठीक है, इसका अगर मैं वेट की बात करूं, ठीक है, वेट की बात करूं मतलब कि अपने इंसान का मैं लीजिए, मतलब लीवर के बारे में कर रहा हूं, कोई और नहीं समझ लेना। तो इसका कितना होता है? 1.2 से 1.5 केजी। मतलब किसी इंसान का तुम अगर जिगर खा लोगे तुम्हारा पेट पूरी तरह से भर जाएगा। 1.5 केजी का होता ही है तुम्हारा स्टमक, तो पूरा का पूरा पेट क्या हो जाएगा? भर जाएगा। ठीक है ना, तो ये होता है वेट 1.2 केजी से 1.5 केजी। तो बच्चा है तो छोटा होगा और एडल्ट है तो 1.5 केजी होता है। ये भाई साहब बाइलोब होता है। बाइलोब का मतलब ये भाई साहब देखो कैसे होता है। ये रहा लीवर आपका, ठीक है, लीवर जो होता है बाइलोब होता है ऐसे। तो यहां भी देखो ये लेफ्ट लोब होता है, ये होता है राइट लोब होता है। 2 लोब होते हैं। ठीक है, देखो ऐसे है। ठीक है, ऐसे रहता है। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट लोब, ये होता है राइट लोब। ठीक है, बाई लोब होता है जिसमें राइट लोब जो होता है वो बड़ा होता है और लेफ्ट लोब जो होता है वो छोटा होता है। इसी राइट लोब के नीचे एक और आपको ऑर्गन नजर आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पित्ताशय बोलते हैं। तो गॉल ब्लैडर जस्ट राइट लॉब के नीचे ही रहता है। ठीक है, अगर लोकेशन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे? राइट लॉब के नीचे क्या रहता है? गॉल ब्लैडर रहता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर। अब देखो जो गॉल ब्लैडर, देखो अब लीवर भाई साहब क्या होता है, ये क्या करता है? लीवर सिक्रेट करता है, बहुत एक क्या करता है? बाइल जूस को सिक्रेट करता है। तो लीवर क्या करता है? बाइल, मैंने क्या बोला कि लीवर 100 से भी ज्यादा काम कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? बाइल जूस को, ठीक है ना, पित्त रस को, किसको? पित्त रस को सिक्रेट करता है। तो ये तो सिक्रेट कर रहा है, बना यही रहा है, लेकिन स्टोर अपने पास नहीं करता। ठीक है, अब ये बोला कि भाई ये सारे काम हम ही करें, तुम यहाँ पे क्या हो? घास छीलने बैठो है? तो इसको बोलता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं? पित्त जो रस है उसको सिक्रेट कर रहे हैं, तुम इसको क्या करो? स्टोर कर लो, जरूरत जब पड़ेगी तब बॉडी इसको क्या करेगी? इसको क्या करेगी? यूज कर लेगी। ठीक है, रिलीज कर देगी। तो लीवर भाई साहब क्या करता है? लीवर सिक्रेट करता है, या सिंथेसिस,
bile juice and stored by गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो लीवर भाई साहब क्या कर रहा है, बाइल जिसको सिक्रेट करता है, सिंथेसिस यही करता है, लेकिन स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर करता है। जस्ट इसके नीचे ये रहता है, राइट लॉब के नीचे ही रहता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, ग्रीन कलर का ये होता है। ठीक है, ठीक है, लीवर इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेशन कर सकता है। इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेशन कर सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, रीजनरेशन का मतलब, अच्छा इसको अभी छोड़ो, इसको पहले बाइल जूस देखते हैं। ठीक है, बाइल जूस के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो ये जो बाइल जूस जो होता है, ये बाइल जूस क्या करता है, अपने अंदर कुछ पिगमेंट को भी क्या करता है, रखता है। ठीक है, तो दो तरह के पिगमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है बिलिरुबिन और एक होता है बिलिरुबिन और एक होता है बिलिवर्डिन। दो तरह के होते हैं। ये भाई साहब होता है येलो कलर का और ये किस कलर का होता है, ये होता है ग्रीन कलर का होता है। दो तरह के। तो बाइल जूस जो होता है अपने अंदर दो तरह के पिगमेंट को रखता है। बाइल जूस जो सीक्रेट कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है, स्टोर कौन कर रहा है, गॉल ब्लैडर कर रहा है। तो ये भाई साहब अपने अंदर दो तरह के पिगमेंट को रखता है। कौन कौन सा, बिलिरुबिन और एक कौन सा है, बिलिवर्डिन। इसका कलर कैसा होता है, येलो, और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। जैसे कि आदमी यूरिन करने जाता है, टॉयलेट करने जाता है, तो उसका भी कलर कैसा होता है, येलो। पॉटी करने जाता है, उसका भी कलर कैसा होता है, येलो। किसके वजह से हो रहा है, इसी के वजह से हो रहा है। अब कभी कभी मान लेते हैं कि बिलिरुबिन क्या होता है, कि देखो बिलिरुबिन जो है बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको बॉडी से निकालना पड़ता है। तो हम यूरिन के माध्यम से भी निकाल रहे हैं और जो पॉटी आदमी कर रहा है उसके माध्यम से निकाल रहे हैं, क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि बिलिरुबिन बॉडी से बाहर नहीं निकला और पूरे बॉडी में फैल गया, सपोज, या लीवर भाई साहब ने बहुत ज्यादा ही बिलिरुबिन प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत ज्यादा बिलिरुबिन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, तो बॉडी के अंदर ये फैल जाएगा और बॉडी कैसे हो जाएगी, पीली हो जाएगी। ठीक है, येलो येलो डर्टी फेल हो जाएगी बॉडी। और उस केस में आदमी को क्या बोल देते हैं कि इसको क्या हो गया है, पीलिया हो गया है, मतलब उस व्यक्ति को क्या हो गया है, जॉन्डिस हो गया है। तो जॉन्डिस बेसिकली कब होता है, जब लीवर आपका डैमेज, मतलब लीवर मतलब कि डैमेज हो चुका है, वो बिलिरुबिन को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, बॉडी इसको बाहर नहीं निकाल पा रही, पूरे बॉडी में फैल गया, तो आंख नाक सब कुछ क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा आपको। तो पीले पीले आम की तरह आप दिखने लगेंगे, जैसे आम कैसे पक जाता है पीला, वैसे आप भी नजर आने लगेंगे। ठीक है, देखो इसी के नीचे यहां पे लिख लेना, अब इसका क्या मतलब होता है अभी समझाएंगे, पहले लिख लो इसको। हो गया, पढ़े पढ़े। रीजनरेशन ऑर्गन, अब इसका क्या मतलब, रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि अपने आप को फिर से रीजनरेट कर सकता है। मान लेते हैं सपोज दैट लीवर डैमेज हो गया कि आदमी, जैसे शाम होता है आदमी ठेके पे पहुंच जाता है, होता है कि नहीं, शाम का वेट करता है, गांव में खास करके ठेके पे पहुंच जाएगा, पत्नी ढूंढ रही कहाँ है, तो पता चला ठेके में मिलेगा, जाइए वहीं। वहां पे भाई साहब बेहोश पड़ा हुआ है, कंधे में उठा के लाना पड़ेगा। अब देखो जब भी आदमी शराब ज्यादा पीता है तो उसकी वजह से लीवर डैमेज हो जाता है। लीवर में बेसिकली क्या होता है, फैट एक्युमुलेट होने लगता है और उसी फैट की वजह से आपका लीवर डैमेज हो जाता है। तो लीवर क्या करता है कि अगर मान लेते डैमेज हो, मान लेते कि 50% क्या 60% भी मान लेते डैमेज हो गया सपोज दैट, तो लीवर क्या करेगा, डॉक्टर भाई साहब काट के फेंक देगा, हटा देगा। 40% लीवर आपके पास है, तो क्या आपकी क्षमता कम हो जाएगी, नहीं, ये 40% से फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 100% हो जाएगा। मतलब आपको फिर से दोबारा बना सकता है,
ये इकलौता ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी में। भगवान को पता था कि भाई साहब इसको इस नेचर का बनाना जरूरी है, नहीं तो बहुत आदमी ठेके में ही खत्म हो जाएंगे। समझ लो ना। तो डैमेज अगर लीवर आपका 40% भी, मतलब कि बहुत ज्यादा डैमेज भी होगा, तो लीवर डॉक्टर क्या करता है, काट के उसको हटा देता है। लेकिन एक वक्त के बाद लीवर अपने आप को क्या करता है, फिर से रीजनरेट कर सकता है और फिर से वो एक्चुअल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि आज शराब जो पी रहा है तो डैमेज कर रहा है किसको, अपने लीवर को डैमेज कर रहा है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि भैया मान लेते 40% है, तो 100% में ऐसा थोड़े कि एक ही दिन में हो जाएगा ये, इसको तो वक्त लगेगा ना, काफी समय लगेगा यहां तक पहुंचने में। अब तुम भाई दे दनादन दिए जा रहे हो, वो 40% भी ठीक से फिर काम नहीं करेगा तब तो भाई रीजनरेट करने के लिए वक्त तो चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे आदमी दे दनादन रोज दिए जा रहे हैं, तो भाई तब 40% भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, फिर लीवर भी खत्म, आदमी भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो फिर खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। मान लेते हैं कि आपका हाथ रीजनरेट कर सकता है, काटते दोबारा हाथ आ जाता, पैर काटते दोबारा पैर आ जाता, मुंडी काटते दूसरी मुंडी आ जाती है कि नहीं। तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन ऐसा किसी में नहीं है। इकलौता ऑर्गन कौन सा है, लीवर। ठीक है ना। तो ये भाई साहब बहुत लोड होता है इसके ऊपर, बहुत लोड देते हो तुम लोग इस बेचारे को, लेकिन फिर भी भाई साहब क्या करता अपने आप को संभाल के रखा हुआ है। ठीक है। चलो देखो क्या बाइल जूस, देखो लीवर क्या कर रहा है, बना रहा है किसको, बाइल जूस को। बाइल जूस क्या और स्टोर कौन कर रहा है, गॉल ब्लैडर। ठीक है। इसी के नीचे है गॉल ब्लैडर, ये इसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। अब बाइल जूस का काम क्या है, अभी हम आएंगे। ठीक है। इसका काम क्या होता है ये भी। अब देखो बाइल जूस जो होता है उसके अंदर कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, दो तरह के। कौन कौन से, बिलिरुबिन, क्या नाम है, क्या 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 इस कौन सा कलर देगा, येलो। ये भाई साहब बिलुवर्डिन, क्या नाम है, बिलुवर्डिन, क्या नाम है, बिलुवर्डिन, कौन सा कलर देगा, ग्रीन। ठीक है। अब ये भाई साहब क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट है। ये भाई साहब भी वेस्ट प्रोडक्ट है। अब बेसिकली ये इसका अमाउंट ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसके आपके लक्षण नजर आ रहे हैं, इसके लक्षण आपको नजर नहीं आएंगे, ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। तो बिलिरुबिन भाई साहब क्या करता है, अगर मान लेते हैं कि ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको बॉडी से बाहर निकालना होता है, तो यूरिन के माध्यम से, या आप सुबह से पॉटी करते हैं, उसका भी कलर कैसा होता है, येलो। यूरिन करते हैं उसका भी कलर कैसा होता है, येलो। तो वो इसी की वजह से होता है, ये वेस्ट के माध्यम से बॉडी से बाहर इसको निकालना होता है। मान लेते हैं कि बॉडी अगर इसको नहीं निकाल पा रही, ठीक है, मतलब लीवर इसको ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो लीवर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो पूरे बॉडी में क्या हो जाएगा, बिलिरुबिन पहुंच जाएगा और पूरे बॉडी को कैसे कर देगा, पीला कर देगा। तो उसकी वजह से आदमी को क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है या जॉन्डिस। तो जॉन्डिस अगर किसी व्यक्ति को, इसका मतलब क्या हुआ, उसका कौन सा ऑर्गन डैमेज है, लीवर डैमेज है। ठीक है। अब जब आदमी मरता है, सपोज जैसे कोई आदमी डेथ कर गया जहर वहर खा के, तो पोस्टमार्टम किया जाता है। तो बेसिकली पोस्टमार्टम में इसी का भाई देखा जाता है, लीवर को ही जांच किया जाता है। तो लीवर की ही जांच करके ये पता चल जाता है कि भैया उस आदमी ने जहर खाया है कि नहीं खाया है। ठीक है। क्योंकि लीवर का काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन करने का। लीवर का काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का, बताया था ना। तो यही करता। तो लीवर बेसिकली पोस्टमार्टम में अगर किसी व्यक्ति ने जहर खाया है तो लीवर की ही जांच करी जाती है, और लीवर की जांच से ही पता चल जाता है कि उस आदमी ने क्या जहर खाया है कि नहीं खाया। ठीक है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। चलो अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देखते हैं, इसकी संरचना थोड़ा देखते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा लीवर भाई साहब। चलो बेटा मैं आर्टिस्ट नहीं हूं, ठीक है, कि पूरा लीवर का एकदम एक्यूरेट स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है। रफ आइडिया है ये। ठीक है। रफ इमेज है। आर्टिस्ट रहता तो मैं पेंटर बन जाता ना, है कि नहीं। यहाँ पे मैं तुमको साइंस थोड़े पढ़ाने आता, तो मैं आर्ट बनाता किसी का। चलो इधर देखो। अब यहां पे देखो तुमसे क्या एग्जाम में पूछेगा। ठीक है। ये तो बाय लोब है, ठीक है, ये लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है। देखो
एक वर्ड आता है जिसका नाम है हेपेटिक। ये वर्ड जहां आपको नजर आए तो इसका मतलब एक ही मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? लीवर। हेपेटिक का मतलब लीवर। अब मान लेते हैं आपको पूछा कि हेपेटिक आर्टरी कहां पाई जाती है, तो लीवर भाई साहब के पास। हेपेटिक वेन कहां पाई जाती है, तो लीवर भाई साहब। हेपेटिक सेल कहां पाई जाती है, लीवर भाई साहब। तो हेपेटिक का वर्ड मतलब सीधे आपका लीवर से। अब यहां पे देखो, ये जो डक्ट है, इस डक्ट को मैं क्या बोलूंगा, तो लेफ्ट लोब में है तो इसको बोलूंगा क्या? लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ठीक है, क्या बोलूंगा? लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये भाई साहब है, इसको मैं क्या बोलूंगा? राइट हेपेटिक डक्ट। ठीक है, अब ये दोनों मिलके जो कॉमनली यहां पे नीचे आ रही हैं, तो इस कॉमन पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। ये भाई साहब क्या है? ये आपका गॉल ब्लैडर है। तो ये जो डक्ट है इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको बोल दूंगा सिस्टिक डक्ट। क्या बोलूंगा? सिस्टिक डक्ट। अब यहां पे देखो, ये सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट यहां पे फिर मिल रही हैं, यहां पे कॉमन पॉइंट बना रही हैं, और इस कॉमन डक्ट को मैं क्या बोलूंगा? इसको नॉर्मली मैं बोलूंगा क्या? बाइल डक्ट। ठीक है, क्या बोलूंगा? बाइल डक्ट। अब यहां पे देखो, ये भाई साहब क्या है? ये हमारा पैंक्रियाज है। क्या है ये? पैंक्रियाज है। तो पैंक्रियाज है, तो यहां पे जो डक्ट होगा इसका नाम क्या होगा? पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या नाम होगा इसका? पैंक्रियाटिक डक्ट। अब पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बना रहे हैं, और इस कॉमन डक्ट का क्या नाम है? इस कॉमन डक्ट का नाम है हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, जो आगे चल के किससे जुड़ेगी? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ जाएगी। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? यहां पे इंपॉर्टेंट है डक्ट। कौन सी डक्ट किसको कनेक्ट कर रही है, यही एग्जाम में आपसे पूछेगा। सिस्टिक डक्ट किसको किसको कनेक्ट कर रही है? सिस्टिक डक्ट बेसिकली किससे जुड़ रही है? कॉमन बाइल डक्ट से। यहां सारी हेपेटिक डक्ट कौन सी? लेफ्ट हेपेटिक का मतलब लीवर। ठीक है, तो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और कौन सी? राइट हेपेटिक डक्ट। ये दोनों आएंगे, कॉमन मिल रही है, तो कॉमन मिल रही है। ये भी अभी सारा बाइल तो इसको दे रहा है, तो अपने आप पास भी कुछ ना कुछ तो रखेगा भाई साहब ये। ठीक है ना, तो ये यहां से कुछ ना कुछ बाइल निकालेगा, तो यहां से इन दोनों से कॉमन रूप से बाइल निकल रहा है, तो कॉमन बाइल डक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, ये जो गॉल ब्लैडर है, यहां से इस डक्ट के थ्रू ये बाइल जा रहा है, उसको नाम क्या मैंने बोला? सिस्टिक डक्ट। अब सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट आपस में जो मिल रही हैं, उसको मैंने एक कंबाइंड नाम क्या दे दिया? बाइल डक्ट। ठीक है, अब बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाज भी अपने डाइजेस्टिक एंजाइम्स निकालेगा, ये भी अपने डाइजेस्टिक एंजाइम्स निकालेगा, ये दोनों देके कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया, तो जिस डक्ट के थ्रू ये पैंक्रियाज में, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने एंजाइम्स को रिलीज कर रहे हैं, उस कॉमन डक्ट का नाम क्या है? हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। यही यहां पे इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया का एग्जाम में कि वो कौन सी डक्ट है जिसके माध्यम से ये पैंक्रियाज और लीवर अपने डाइजेस्टिक एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज रहे हैं, तो नाम क्या है इसका? हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, लिख लिया? या तो कोई दिक्कत, कोई कष्ट? अरे कोई तो कष्ट होगा, कोई कष्ट नहीं है? है कष्ट? बोलो। अबे यार, फैन बोलता है, उसको कष्ट नहीं बोलते हैं, उसको जीवन बोलते हैं। ऑफ कर दो, खींचो उसको, अरे खींचो उस वायर को। हाँ,
हो गया, खींचा, खत्म हो गया कष्ट तुम्हारा। बताओ कितनी आसान है, नहीं खींचेंगे कष्ट खत्म। ऐसा जीवन में ही होता तो कितना मजा आ जाता। ठीक है, बढ़ा के यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं फंक्शन पे। ठीक है, तो लीवर के क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे फंक्शन ऑफ द लीवर। ठीक है, तो मैंने बोला था कि बहुत सारे काम करता है, 100 से भी ज्यादा अभी, और रिसर्च चल ही रही है लीवर पे कि भाई साहब और क्या काम कर रहा है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हमारे जो क्या बोलते हैं फंक्शन है उसको हम लोग यहां पे देखते हैं। ठीक है, पहला लिखिए, हो गया। हो गया, चलो अब आते हैं फंक्शन पे। फंक्शन ऑफ द लीवर। लीवर के फंक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका फंक्शन होता है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, दैट इज इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन ऑफ द, अरे यार इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वसा का पायशीकरण। नाम सुना है कभी ये? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार ये पूछा गया है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किसके थ्रू होता है। ये भाई साहब कौन करता है, लीवर। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट या वसा का पायशीकरण। इसका मतलब होता है कि जो बड़े बड़े जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, उसको छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्या, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो होता है विद द हेल्प ऑफ द बाइल जूस। बाइल जूस के मदद से ही इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। तो बाइल जूस अभी आपको जो मैंने पढ़ाया था, तो बेसिकली उसका काम क्या है, उसका काम है फैट को तोड़ने में मदद करता है वो। ठीक है, और उसके अंदर दो पिगमेंट भी पाए जाते हैं, तो फैट को तोड़ भी रहा है, पिगमेंट भी अंदर में। ठीक है ना, और फिर वेस्ट के फॉर्म में वो बाहर निकलेगा। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है, ये किसके मदद से होता है, विद द हेल्प ऑफ द, विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस की मदद से होता है। और होता क्या यहां पे, बेसिकली काम यहां पे क्या होता है, तो यहां पे क्या होते हैं, जो बिग या लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज फैट converted into small fat globule। ग्लोब्यूल का मतलब कुछ नहीं, वो छोटे छोटे हिस्से। ठीक है, छोटे छोटे हिस्से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, छोटे छोटे हिस्से। ठीक है, तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को किस में कन्वर्ट करता है, स्मॉल में। ठीक है, तो बेसिकली फैट को ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दे रहा है। यहां पे टूटा नहीं है। देखो यहां पे ऑप्शन आपसे क्या पूछा जाएगा, ऑप्शन यहां पे क्या, एक ऑप्शन भी आया है, ऑप्शन आया क्या कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मींस, ऑप्शन फर्स्ट, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। आंसर किसको टिक करोगे, तब आंसर इसको करोगे। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब ये नहीं है कि ब्रेक डाउन ऑफ फैट, फैट को तोड़ नहीं रहा है, फैट को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, छोटे छोटे में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। अभी तोड़ने का काम कौन करेगा, लाइपेज भाई साहब। लाइपेज का ही काम क्या होता है, फैट को तोड़ना। तो ये इसने फैट को तोड़ा नहीं है, फैट को बेसिकली क्या किया है, थोड़ा सा यहाँ पे फैट को तोड़ने का मतलब कि फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम इसने नहीं किया। अभी इसने क्या किया है, फैट को बेसिकली क्या किया है, छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट किया है। तो ऑप्शन ध्यान से सुनना, ब्रेक डाउन ऑफ फैट ये नहीं है, बेसिकली क्या है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना ही इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहलाता है। ब्रेक डाउन ऑफ फैट कभी भी गलती से भी टिक नहीं मत कर दे। अगर मान लेते ये ऑप्शन में नहीं है तब उसको टिक कर सकते हो,
लेकिन ये रहा तो इसी को ही टिक करने पड़ेगा और यही आंसर मान्य होगा। ठीक है, तो यही होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो पहला ये हमने देख लिया। उसके बाद देखो दूसरा काम क्या होता है। ठीक है, दूसरा फैट लीवर क्या काम करता है। तो मान लेते कि आपने खाया, ठीक है, ग्लूकोज, मान लेते हैं आपने भर भर के आज क्या खा लिया, जूस पी लिया। ठीक है ना, ठीक है, जूस में क्या रहता है, ग्लूकोज ही रहता है। अलग अलग तरह के फ्रक्टोज होंगे, लैक्टोज, दुनिया भर के होंगे। ये क्या है, तरह के कार्बोहाइड्रेट है। अब मान लेते हैं जितनी जरूरत थी बॉडी की, बॉडी ने क्या किया, उस ग्लूकोज को यूज कर लिया। लेकिन बॉडी ने जब यूज कर लिया, अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच गया, क्या करेगा बॉडी, इसको क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो लीवर भाई साहब भी क्या करता है, इसको स्टोर कर लेता है, और ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं, किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में इसको क्या करता है, इसको स्टोर कर लेता है। ठीक है, इसको ग्लाइकोजेन के फॉर्म में ये क्या करता है, स्टोर कर लेता है। तो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज आपके बॉडी में आया, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लीवर में ये स्टोर हो जाता है, किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के। कहां पे ये होता है, लीवर में। अबे लीवर तो इधर है, लीवर में इधर। ठीक है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कहां पे जाता है, ठीक है, लीवर में ये भाई साहब ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कौन, ग्लूकोज। जब बॉडी को, अगर मान लेते कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो गया, तो फिर बॉडी क्या करेगी, इसी ग्लाइकोजन को फिर से किस में कन्वर्ट कर देगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर हो जाएगी, और बॉडी को एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है, तो ग्लूकोज को ये भाई साहब ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। दूसरा पॉइंट, ये बात समझ में आई, बढ़ो आगे। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरे में देखो इसका काम क्या होता है। जब भी प्रोटीन टूटता है, प्रोटीन का अंतिम प्रोडक्ट क्या होता है, एमिनो एसिड होता है कि नहीं। अब एमिनो एसिड जब भी टूटता है तो एक नाइट्रोजन वेस्ट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उस नाइट्रोजन वेस्ट को हम बोलते हैं अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया आपके बॉडी में आ चुका है, क्योंकि प्रोटीन जब भी टूटेगा तो प्रोटीन टूटने के बाद जो वेस्ट आएगा, नाइट्रोजन वेस्ट, वो होता है अमोनिया। अब ये अमोनिया भाई साहब बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है। ये कैसा है, बहुत ही ज्यादा जहरीला है। इतना जहरीला है कि आपको क्या कर सकता है, आपको भी जहरीला कर देगा। ठीक है, तो बॉडी भी जहरीली हो गई, आपका लीवर भी जहरीला हो गया। ठीक है, पूरा बॉडी कैसे हो गई, पॉइजनस हो गई। तो भाई जब बॉडी पॉइजनस होगी तो तुम जिंदा रहोगे नहीं। अगर जिंदा हो तो इसका मतलब तुम कौन हो, कोई नाग आग हो, इंसान तो नहीं हो, है कि नहीं, नागी हो गए ना। ठीक है, तो अमोनिया बेसिकली क्या होता है, जब भी ये टूटेगा तो ये नाइट्रोजन वेस्ट अमोनिया निकलता है। अब ये अमोनिया भाई साहब क्या होता है इसको भाई बॉडी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, नहीं तो बॉडी पॉइजनस हो जाएगी। अब बॉडी पॉइजनस हो गई तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, अब अमोनिया को भाई साहब देखो, अब यहां पे खेल कौन खेलता है, लीवर। तो भाई यहां पे लीवर आता है, तो लीवर बोलता है कोई दिक्कत नहीं, हम है ना जिंदाबाद। तो लीवर बोलता है ठीक है, अमोनिया को पकड़ता कि आओ इधर। अमोनिया को इसने पकड़ा और दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, किसमें, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो अमोनिया किसमें, लीवर कन्वर्टेड। तो यूरिया को, इसमें यूरिया को कन्वर्ट कर देता है, और यूरिया थोड़ा सा कम पॉइजनस है, लेस पॉइजनस है, तो ये उतना डैमेज नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ये भी तो थोड़ा बहुत तो डैमेज पहुंचाएगा ही, तो इसको तो बॉडी से बाहर करना जरूरी है। अब एग्जाम में देखो यूरिया का फॉर्मूला भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं करना है, NH2, इधर NH2, अब बीच में एक तो लगा दो क्या, CO। ठीक है, NH2CO NH2। एग्जाम में पूछा गया कि अमोनिया जो होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और कार्बन भी है। ठीक है, तो अमोनिया का फॉर्मूला आपका ये होता है, इसको याद कर लीजिएगा कंठस्थ करके, NH2CO NH2, याद रहेगा। ठीक है, तो यूरिया अब आ गया। अब देखो यूरिया में जब इसको कन्वर्ट कर लिया, अब यूरिया बेसिकली कहां पहुंचेगा, ये हमारे जाएगा ब्लड में। अब ब्लड के बाद फिर कहां पे जाएगा, किडनी के पास, क्योंकि फिल्टर तो वही करता है ब्लड को। तो उसने फिल्टर किया, अब फिल्टर करने के बाद ये यूरिया फिर कहां जाएगा, यूरिन के माध्यम से क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी से बाहर चला जाएगा। अब बॉडी कैसी हो जाएगी, आपकी सुरक्षित रहेगी। ठीक है, तो यूरिन के माध्यम से ये भाई साहब क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा,
ठीक है, यूरिन की मदद से ये बॉडी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये बात समझे, तो बॉडी हमारी कैसे रह जाएगी, ठीक है, सुरक्षित रह जाएगी। तो अमोनिया को यूरिया, यहाँ पे खेल, अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट करना कौन करेगा, लीवर ही करेगा। ठीक है, यूरिया फिर कहाँ जाएगा, ब्लड में, किडनी गया, किडनी ने फिल्टर किया, और किडनी ने फिल्टर किया फिर क्या गया, ये फिल्टर हो जाएगा, वाटर के साथ ऐड होगा, और फिर यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आते हैं चौथा पॉइंट। चौथा काम क्या है, ये भाई साहब क्या करता है, इट स्टोर, बहुत तरह के विटामिन को स्टोर करता है। इट स्टोर द विटामिन, तो बहुत तरह के विटामिन एंड मिनरल्स को ये स्टोर करके रखता है अपने पास। कौन भाई साहब, लीवर भाई साहब। तो कौन कौन से मिनरल्स को स्टोर करता है, वैसे विटामिन, वैसे विटामिन को स्टोर करके रखता है जो फैट सोल्यूबल हो। फैट सोल्यूबल है, तो फैट सोल्यूबल, तो फैट सोल्यूबल कौन से हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, केडा। ठीक, ये क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। के से विटामिन के, ई से विटामिन ए, डी से विटामिन डी, और ए से विटामिन ए। तो इसी को क्या बोलते हैं, केडा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऐसे याद करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए, इसको अपने पास स्टोर करके रखता है कौन, लीवर भाई साहब। कौन करता है, लीवर भाई साहब अपने पास स्टोर करता है। लेकिन दो विटामिन है, कौन से, विटामिन बी और विटामिन सी, इसको ये स्टोर नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि वो कैसे हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे आप खाएंगे पानी, जैसे आपने पिया, यूरिन के माध्यम से वो भी फिल्टर हो जाएंगे। तो विटामिन बी और विटामिन सी यूरिन के माध्यम से ही बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो इसकी जरूरत विटामिन बी और विटामिन सी, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल रहता है तो फैट में सोल्यूबल हो जाता है और लीवर में स्टोर हो जाता है। लेकिन कैसे है, फैट में सोल्यूबल नहीं है, वाटर के साथ सोल्यूबल है। तो वाटर के साथ सोल्यूबल रहेगा तो यूरिन में तो वाटर ही भरा पड़ा हुआ है, तो उसी के साथ रहेगा और उसी के साथ बाहर चला जाएगा। तो इसी वजह से विटामिन बी और विटामिन सी की जरूरत ज्यादा होती है हमारे शरीर को। अच्छा देखो, अक्सर क्या होता है, विटामिन सी, आपने विटामिन सी सीरम सुना है, लड़कियों को पता होगा, लड़कों को तो क्या पता होगा, बेचारे को, उसको कुछ पता ही नहीं है। विटामिन सी सीरम सुना है, सुना है कि नहीं, पता है लड़कियों को, रात में जो लगाती हैं चमकने के लिए। देखो विटामिन सी जो होता है बेसिकली गर्ल्स के लिए, खास करके वो क्या होता है, स्किन को ग्लो करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है विटामिन सी। ठीक है, तो बहुत सारे देखते होंगे विटामिन सी की टैबलेटें चेहरे पे घस रही हैं, तो विटामिन सी का सीरम, विटामिन ई भी होता है, विटामिन ई, विटामिन सी। विटामिन ई की जो टैबलेट है वो सस्ती मिलती हैं, विटामिन सी की थोड़ी सी महंगी मिलती है। तो लोग विटामिन ई की ही लगा लेते, भाई सस्ता है तो क्या कर सकते हैं, विटामिन सी थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। तो विटामिन सी सीरम आता है, ठीक है ना। जो लड़के हैं, मान लें उसको थोड़ा सा हो सकता है शादी आदि करनी है, तो 1 महीना पहले से सीरम लगा रहा है, तो थोड़ा सा चेहरा ग्लो करने लगता है। तो विटामिन सी का ये काम होता है। अब देखो लड़कियों को जरूरत है, क्योंकि विटामिन सी भाई साहब क्या कर सकते हैं, खाएंगे भाई साहब, वो तो दाएं निकल जा रहा है, रोज बॉडी से तो निकल जा रहा है यूरिन के माध्यम से, टिक ही नहीं रहा है। तो इसी वजह से उनको विटामिन सी की जरूरत ज्यादा रहती है, ताकि भाई चेहरा थोड़ा ग्लो करे, इसी बहाने कोई तो नजर दे दे, ऐसे तो कोई देख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, केडा। तो विटामिन सी और विटामिन बी वाटर सोल्यूबल है, इसी वजह से वो यूरिन के माध्यम से निकल जाएंगे। फैट सोल्यूबल कौन से हैं, ए, डी और ई और के, ये भाई साहब स्टोर होता है। मिनरल्स बहुत सारे, जैसे कि मिनरल्स में कैसे, जैसे आयरन, ठीक है, कॉपर, ये सब कुछ ऐसे हैं बहुत सारे मिनरल्स, जिंक, तो बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं वो इसमें स्टोर हो जाते हैं, किसमें, लीवर में। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं और एक और काम देखते हैं इसका, याद रख लिया, बड़े चलो अब आते हैं एक और। ये भाई साहब लीवर क्या करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन को क्या करता है, सिंथेसिस कर, सिंथेसिस करता मतलब बनाना। ये कौन करता है, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बनाना। तो ये भाई साहब इनको बनाता है, बनाना। ठीक है, ठीक है, सिंथेसिस। ठीक है, तो बनाने का मतलब क्या होता है, बनाना। तो ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन को बनाता है। बहुत तरह के ऐसे प्रोटीन है हमारे बॉडी में
जो क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने हाथ काट दिया अपना, ठीक है ना, किसी ने नस काट दी अपनी, ठीक है, तो ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड धीरे एक सर्टेन अमाउंट, मतलब कि 1-2 मिनट के बाद एक ना धीरे धीरे क्या होगा, ब्लड अपने आप क्या होगा, ब्लड निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि जिस जहां पे कटता है वहां पे क्लॉटिंग हो जाती है, और क्लॉटिंग की वजह से क्या हो जाता है, ब्लड रुक जाता है। तो क्लॉटिंग करने के लिए कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल है, कौन है? तो यहाँ पे भाई साहब हमारे पास कुछ प्रोटीन पाई जाती हैं, ठीक है, प्लस फिर और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। हम जब ब्लड पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि ब्लड एक्चुअल में क्लॉट कैसे होता है, इसको बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर, वो वहां पे हम जाके देखेंगे, ठीक है। बहुत सारा 3-4 स्टेप होते हैं, लंबा स्टेप है, वहां पे देखेंगे। तो वहां पे भी हम देखेंगे जो प्रोटीन होती हैं, कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं जो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करती हैं, ठीक है। कौन कौन सी है? पोरोथम्बिन, ठीक है, और पोरोथम्बिन, क्या नाम है? पोरोथम्बिन, और फाइब्रिनोजोन, ठीक है, फाइब्रिनोजोल, ठीक है। ये ऐसी प्रोटीन है जो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करती हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स का आपने नाम सुना होगा, वो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। तो प्लेटलेट्स भाई साहब अकेले अपने दम पे ब्लड को क्लॉट नहीं कर सकता है, उसको इसकी भी जरूरत है, इसको इसकी भी जरूरत है, ठीक है ना। इन सब की जरूरत पड़ती है, तब जाके मिल के क्या करता है, ब्लड को वो क्लॉट कर पाता है। तो प्लेटलेट्स आपने सुना होगा ब्लड को क्लॉट करता है, अकेले वो नहीं कर सकता, उसको इन दोनों की भी जरूरत पड़ती है। और ये दोनों कहां बनते हैं? लीवर में। क्या बनते हैं? लीवर में, ठीक है। एक और, एक होता है ब्लड एंटी क्लॉट, हेपरिन का नाम सुना है कभी? हेपरिन को बोला जाता है थक्का रोधी, थक्का रोधी, थक्का रोधी बोला जाता है इसको। थक्का रोधी का मतलब क्या होता है? सपोज जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है, ठीक है, तो ब्लड देखो हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही क्या करता है, वो फ्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब इसलिए कर पा रहा है क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर एक थक्का रोधी है, उस थक्के रोधी को क्या बोलते हैं? हेपरिन बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कभी आप दुकान में गए होंगे, जैसे कि बेचारे को मारा जाता है, किसी जानवर को मारा जाता है, देखो ना, मारने के बाद जब उसका ब्लड बाहर आएगा तो देखना ब्लड कैसे हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, मतलब कि थक्का जम जाता है वो, ठीक है। वो क्यों जम रहा है? क्योंकि जैसे ही आपने उसको मारा, ब्लड जैसे ही बॉडी से बाहर आता है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है और इनएक्टिव हो जाता है, वो फंक्शन फिर नहीं करता है। तो जब हेपरिन काम नहीं करेगा तो फिर ब्लड ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। तो ब्लड हमारे बॉडी के अंदर क्लॉट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है हेपरिन, जो इसको क्लॉट करने नहीं देता है। अगर ब्लड कभी भी आपके बॉडी से बाहर आ रहा है, अगर वो क्लॉट हो रहा है, क्यों क्लॉट क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड जैसे ब्लड के साथ तो हेपरिन भी बाहर आ रहा है, और हेपरिन क्या होता है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आने के बाद क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, वो काम नहीं करता है, जिसकी वजह से ब्लड हमारा क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। ठीक है, देखो देख लिया यहां तक, ठीक है। एंटीकोगुलेट एजेंट, ठीक है, एंटीकोगुलेट एजेंट जो ब्लड को क्या करता है, क्लॉट होने से क्या करता है, रोक देता है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं थक्का रोधी। थक्का मतलब जमना, रोधी मतलब रोकता, ठीक है। चलो यहां तक ठीक है, सिस्टम ठीक है, यहां तक बढ़ेगा। चलो और देखो इसका काम क्या है। इन द एम्ब्रियोनिक कंडीशन, एम्ब्रियोनिक कंडीशन जो होती है, भ्रूण अवस्था होती है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन का मतलब भ्रूण अवस्था, जब बेबी, जो बच्चे का जो होता है वो डेवलपमेंट फेज में होता है अपनी माता के गर्भ में, इसी को हम क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियोनिक कंडीशन। एम्ब्रियोनिक कंडीशन का समझ में आया? भ्रूण अवस्था, जिस समय बच्चा मदर के पेट के अंदर अभी डेवलप हो रहा है, कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है। तो देखो अभी देखो होता है क्या है कि मान लेते हैं कि हमारे ब्लड को कौन बनाता है, बोन मैरो बनाता है, लेकिन हड्डियां हमारे बॉडी के बहुत बाद बनती हैं, बहुत बाद बनती हैं। तो अब मान लेते हैं कि बच्चे के अंदर जो है उसको तो ब्लड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि माता के थ्रू उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। अब वो न्यूट्रिशन बच्चे के अंदर जाएगा, ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में पहुंचेगा न्यूट्रिशन। जैसे कि हमारे बॉडी में क्या होता है कि ब्लड ही क्या करता है, पूरे बॉडी में क्या करता है, न्यूट्रिशन को पहुंचा देता है। जैसे स्टमक में गया, जैसे मैंने खाना खाया,
खाना खाने के बाद पूरी तरह से पच गया, पचने के बाद स्टमक में, इंटेस्टाइन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया। अब फिर वो न्यूट्रिशन जो है वो कहां जाएगा, ब्लड में, ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में पहुंच जाएगा। अब मान लेते हैं कि बच्चा जो फ्रूम अवस्था में है उसमें अभी बोन्स नहीं बनी है, तो बोन्स नहीं बनी है तो फिर भाई साहब ऑटोमेटिक किसकी कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी, और उसके अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, तो जो न्यूट्रिशन उसको माता के थ्रू मिल रहा है तो पूरे बॉडी में कैसे पहुंचेगा, तब तो बच्चा क्या हो जाएगा, फिर बेचारा वो मर जाएगा, बॉडी डेवलप नहीं कर पाएगी। तो फिर यहाँ पे फिर ब्लड का कौन निर्माण करता है, तब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये भाई साहब जिम्मेदारी उठाता है कि आरबीसी को बोलता है कि भाई हम बनाएंगे। तो ये भाई साहब क्या करता है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में किसको करता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। कौन करता है, लीवर करता है, किसमें, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, ठीक है। तो आरबीसी फॉर्म करता है, आरबीसी फॉर्मेशन, ठीक है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स को यही बनाता है, और ये भाई साहब क्या करता है, ठीक है, न्यूट्रिशन को लेके जाता है, ठीक है, यही ऑक्सीजन को भी कैरी करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना है, कैसे पहुंचाएंगे, आरबीसी के थ्रू, ठीक है, क्योंकि हेमोग्लोबिन इसमें रहता है, हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है, लेके चला जाता है, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आरबीसी का फॉर्मेशन भी कौन करता है, लीवर ही करता है, ठीक है। तो बहुत सारे काम है इसके, अभी भी बहुत सारे बचे हुए, लेकिन जितने इंपॉर्टेंस है उतना ही, जितने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बस उतना ही बढ़ो आगे। अब इसमें देखो लीवर में एक खास तरह की सेल भी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कूफर सेल। क्या बोलते हैं, कूफर सेल पाई जाती है हमारे लीवर में, और ये भाई साहब क्या करता है, जो भी कॉम्प्लेक्स फैट होता है उस फैट को ये क्या करता है, सिंपल फॉर्म में ले आता है, तो सिंपल फैट में इसको कन्वर्ट कर देता है, कौन, कूफर सेल, ठीक है। उसका काम इसके बाद क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन का, डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है हमारे बॉडी के अंदर, लीवर करता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, जब मैंने सेल पढ़ाया था तभी आपको मैंने बताया था, इसमें क्या पाया जाता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का। तो भाई साहब लीवर में एससीआर भर भर के पाए जाते हैं, जिसके वजह से डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है, लीवर। मतलब तुमने अगर जहर खा लिया है, अगर मान लेते हैं कि हो सकता है रात में ऐसा मैसेज आया तुमने जहर खा लिया, ठीक है, रात में मैसेज आ गया कि भाई तुमने जहर खा लिया। अब जहर मान लेते कि थोड़ा अमाउंट में तुमने खाया डराने के लिए, तो लीवर भाई साहब उसको एडजस्ट कर सकता है, डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है, जो तुमने जहर खाया थोड़ा डिटॉक्सिफाई कर देगा, थोड़ा सा बच जाओगे। अब तुमने हो सकता है कि दर्द खा लिया हो बहुत ज्यादा, तब तो फिर लीवर भी काम नहीं करेगा, तब तो मृत्यु निश्चित है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जो भी टॉक्सिक चीजें होती हैं बॉडी में उसको क्या करना, थोड़ा सा नॉन टॉक्सिक, मतलब कि थोड़ा सा उसको कम करना, टॉक्सिफिकेशन को क्या कर देना, कम कर देना। और ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एससीआर, और एक और चीज पाई जाती है, क्या क्या पाया जाता है, पेरिऑक्सिज्म। क्या बोलते हैं, पेरिऑक्सिज्म, पढ़ाया था कि नहीं माइक्रो बॉडीज में, सेल्स के अंदर ही पढ़ाया था, माइक्रो बॉडीज में पेरिऑक्सिज्म। और पेरिऑक्सिज्म का काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का। और पेरिऑक्सिज्म भी भर भर के किस में पाए जाते हैं, लीवर में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, तो इन ये दो इसमें पाए जाते हैं लीवर में, इसी वजह से ये डिटॉक्सिफिकेशन कर पाता है, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, कहां पे, सेल में पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया। पढ़े होगे दोबारा रिवाइज करोगे तो याद आएगा, नहीं अगर याद आया तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पढ़े ही नहीं होगा, भगवान भरोसे हो, ठीक है। तो इतने सारे काम लीवर के हो गए, ठीक है। वक्त है हाथ में, चलो ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने चीजों को पढ़ा है, ठीक है। चाहता तो ये अभी कहां पहुंच जाता मैं, लेकिन अभी तक लीवर में ही। अभी आज कहां क्या पढ़ा है आपने, बस एक पढ़ा है स्टमक को और एक पढ़ा है लीवर को, बस दो ही ऑर्गन पढ़े, ठीक है। अब आते हैं कहां पे, पैंक्रियाज पे, ठीक है। पैंक्रियाज पे आते हैं, थोड़ा सा झलक देख लेते हैं, बाकी कल देखेंगे इसको, ठीक है। देखो पैंक्रियाज जो होता है, पैंक्रियाज जो होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, अग्नाशय बोलते हैं, ठीक है, अग्नाशय, पैंक्रियाज।
अब पैंक्रियाज देखो, इसको कल देखेंगे और डिटेल में थोड़ा सा इसको एक झलक थोड़ा सा हम देख लेते हैं इस पे। पैंक्रियाज जो होता है अग्नाशय, ये भी क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है, ठीक है। पैंक्रियाज जो होता है ये हमारे बॉडी की दूसरी सबसे बड़ी सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। सेकेंड सबसे पहले कौन सी है, लीवर। उसके बाद इसको एक और नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि क्यों बोल रहे हैं, अब सवाल यहां पर यही उठता है कि भाई इसका नाम मिक्स ग्लैंड क्या है। मिक्स ग्लैंड का काम इसलिए है क्योंकि ये भाई साहब इंडोक्राइन ग्लैंड के भी तरह काम करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। अब ये क्या चीजें हैं भाई, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये देखो इंडोक्राइन ग्लैंड इसके भी तरह काम करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड इसके भी तरह काम करती है। अब ये दोनों चीजें क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, इंडोक्राइन क्या होता है और एक्सोक्राइन क्या होता है, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन ग्लैंड वैसी ग्लैंड होती हैं जिन, देखो इनको पहचानने का एक ही सबसे अच्छा तरीका है, एक के पास डक्ट रहेगा और एक के पास डक्ट नहीं रहेगा। तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड रहती हैं ये होती हैं डक्टलेस। कैसी होती हैं, डक्टलेस, ठीक है, डक्टलेस होती हैं और इनके पास क्या रहता है, डक्ट रहता है। अब देखो, अब इन एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो अगर रिलीज करेंगी तो ये रिलीज करती हैं किसको, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करती हैं, ठीक है, किसको, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करती हैं। और ये भाई साहब किसको रिलीज करती हैं, ये हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। अब ध्यान से सुनो क्या मैं बोल रहा हूं, एकदम ध्यान से। एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, हम इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है हम लोग को, ठीक है, ये हम लोग बहुत दुनिया भर के ग्लैंड से उनको हमको पढ़ना है। एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड ये क्या है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में ग्रंथियां, उन ग्रंथियों को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हो गया इंडो और एक हो गया एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जैसे कि आपका कौन सा हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, लीवर भी वही हो गया। सलाइवरी ग्लैंड कौन सी हो गई, अगर इसका एग्जांपल लिखना चाहूं तो कौन सा हो जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड होगी कि नहीं, होगा कि नहीं भाई, होगा कि नहीं। गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा कि नहीं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा कि नहीं, ठीक है, लीवर होगा कि नहीं, ये सब वही है। अब मुझे बताओ भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, उसने क्या किया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाया। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाया, अब इस डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इसके टारगेट तक पहुंचाना है। जैसे कि मान लेते हैं कि बक्कल कैविटी, जीभ के पास, आपके पास पहुंचाना, मतलब कि माउथ, मतलब कि आपके जीभ के पास पहुंचाना है किसको, सलाइवरी, किसको, सलाइवा को, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड किसको रिलीज करती है, सलाइवा को। उस सलाइवा वही तो क्या है, इसका डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, उसको पहुंचाना आपके माउथ कैविटी तक। कैसे पहुंचाए, डक्ट के माध्यम से। जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड है, उसके पास एक डक्ट है कि नहीं, है कि नहीं। फिर कौन सी है, जितनी भी आपने हम पढ़ा था सलाइवरी ग्लैंड, सबके पास अपनी अपनी डक्ट है और उस डक्ट के माध्यम से ये क्या करती हैं, आप हमारे अपने अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अपने माउथ कैविटी तक पहुंचा देती हैं, ठीक है। तो इनके पास डक्ट है, जैसे कि लीवर ही है तो लीवर के पास क्या है, एक डक्ट है, जैसे कि हमने पढ़ा था, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट था, फिर सिस्टिक डक्ट था, ये सब क्या है, डक्ट है। वो डक्ट क्या है, वो उस डक्ट के माध्यम से ये अपने टारगेट तक डाइजेस्टिव एंजाइम्स को पहुंचा देंगे। जैसे कि लीवर को पहुंचाना है स्मॉल इंटेस्टाइन से, कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाना, तो कैसे पहुंचाएगा, बाइल डक्ट के थ्रू, बाइल डक्ट के थ्रू। सलाइवरी ग्लैंड को पहुंचाना तो उसके पास अलग अलग तरह के डक्ट हैं, जैसे कि मैंने स्टेंसन है पढ़ाया था, स्टेंसन है, बार्थोलिन है, वार्टन है, ये जो डक्ट आपको बताए थे मैंने सलाइवरी ग्लैंड में, सबके पास अपने पास डक्ट है, उस डक्ट के माध्यम से अपने टारगेट तक ये पहुंचा देंगे। तो इनके पास डक्ट है, क्यों, अपने टारगेट तक इसको पहुंचाना, क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो जिनके पास डक्ट हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और इस डक्ट के माध्यम से क्या कर रहे हैं, अपने टारगेट तक डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। और बेसिकली डिफरेंस डक्ट और डाइजेस्टिव एंजाइम, वैसे ग्लैंड जिनके पास डक्ट ना हो, डक्टलेस है, वैसी ग्लैंड जिनके पास डक्ट नहीं हो, ये कैसी हैं, डक्टलेस है, और रिलीज क्या करती हैं, हार्मोन्स को, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि हार्मोन है, ठीक है। अब हार्मोन, जैसे कि मैं बोलूं इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, एक तरह का हार्मोन है, ठीक है। अब इंसुलिन हो गया, या हमारे ब्रेन में ही बहुत तरह की ग्लैंड है, ये अपने हार्मोन को इसने सिक्रेट किया। अब सिक्रेट किया, मान लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसने कोई हार्मोन को रिलीज किया। अब इसका टारगेट है हमारा गला, गले में कोई भी ग्लैंड है, जैसे कि, ठीक है, गले के पास इसको पहुंचाना है अपने हार्मोन्स को,
तो कैसे पहुंचाए, डक्ट तो है ही नहीं, डक्ट इसके पास है ही नहीं, इसको तो अपने टारगेट तक तो पहुंचाना ही पड़ेगा ना, तो जैसे गले तक ही पहुंचाना तो कैसे पहुंचाएगी, डक्ट नहीं है, इसके पास टारगेट तक पहुंचाने के लिए डक्ट है और इसके पास टारगेट तक पहुंचाने के लिए डक्ट ही नहीं है, तो फिर कैसे पहुंचाए, तो ये क्या करेगा, अपने हार्मोन को ब्लड में डाल देगा। अब ब्लड तो पूरे बॉडी में घूमते रहता है, ठीक है, पूरे बॉडी में घूम रहा है, तो घूमते घूमते कभी तो यहां पे पहुंचेगा, ये तो यहां पे पहुंचेगा और अपने टारगेट तक इसने क्या किया, पहुंचा दिया, और फिर इसके अकॉर्डिंग यहां पे ये काम करेगा। तो वैसे ग्लैंड जिसके पास डक्ट ना हो इंडोक्राइन, वैसे ग्लैंड जिनके पास डक्ट हो एक्सोक्राइन, ये जो होती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करती हैं और ये भाई साहब किसको करती हैं, हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। तो हमारा पैंक्रियास जो है वो भाई साहब दोनों की तरह काम करता है, इसके भी तरह काम करता है और इसके भी तरह काम करता है। क्यों, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है तो इसके पास डक्ट होगा। तो हमने देखा था पैंक्रियाटिक डक्ट था इसके पास, था कि नहीं, पैंक्रियाटिक डक्ट था, उसकी मदद से क्या कर रहा है, अपने डाइजेस्टिक एंजाइम्स को रिलीज कर रहा है। तो इसके माध्यम से यहां पे ये क्या करेगा, अपने डाइजेस्टिक एंजाइम्स को रिलीज करेगा। कौन कौन से डाइजेस्टिक एंजाइम्स है कल देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या करेगा, बहुत तरह के हार्मोन को सिक्रेट करेगा, जैसे इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है, तो हार्मोन रिलीज करने का काम तो इंडोक्राइन ग्लैंड का काम है। तो ये भाई साहब पैंक्रियास क्या कर रहा है, इंसुलिन को रिलीज कर, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास इंडोक्राइन के भी फंक्शन है। तो ये भाई साहब इसके भी तरह काम करता है और इसके भी तरह काम करता है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है, मिक्स ग्लैंड, ठीक है। तो ये कौन सी होती है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक है। तो यहां तक इसको रखते हैं, बाकी जो पैंक्रियास बच गया है, कौन कौन से इसके हार्मोन्स है, कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, वो हम लोग कल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा तरह से खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।